हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बड़े शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए नेक्स्ट अमेंडमेंट लेक्चर लेकर आया हूं डीटी का। और टॉपिक बड़ा शानदार टॉपिक है और ये टॉपिक को लेके क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं हमारे अटेम्प्ट के अंदर। और टॉपिक है वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसमें हम उसका मीनिंग सीखेंगे। सेकंड पॉइंट में हम उसका टैक्सेशन भी सीखेंगे। फिर हम उसका टीडीएस का प्रोविजन भी कवर करेंगे और उसके कोई सर्कुलर है ये हम कवर करेंगे। मतलब पूरा ही लेक्चर वर्चुअल डिजिटल असेट को लेके हमारे इनकम टैक्स में कहां कहां जहां जहां जो भी प्रोविजन है उन सबको हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। जैसा कि अभी आपको बताया, मुझे पूरी उम्मीद है इसको लेके क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एक तो टैक्सेबिलिटी है और एक टीडीएस है, तो दोनों ही बहुत ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको हमेशा मालूम है, पीडीएफ टेलीग्राम पे क्या रहता है, अवेलेबल रहता ही रहता है। तो सबसे पहली बात है, ये वर्चुअल डिजिटल असेट क्या होता है। तो दोस्तों, वर्चुअल का मतलब होता है जो टेंजिबल फॉर्म में नहीं है, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, जिसको सॉफ्टवेयर से क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है, वो होता है वर्चुअल। जैसे क्लासेस भी होती है वर्चुअल क्लासेस। ओके। इसके बाद में दूसरा है डिजिटल। डिजिटल का मतलब होता है जो डिजिट से बना गया हो, जिसको किससे बनाया गया हो, डिजिट से बनाया गया हो। तो यहां पर हम उन एसेट की बात करेंगे जिनको वैल्यू दी गई है, डिजिट की वैल्यू दी गई है, लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो किसी भी तरीके से टेंजिबल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो वो होंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट होंगे। ये दोस्तों एक बात समझ लो, हमारी जो इंडियन करेंसी है या विदेशों की जो भी फॉरेन करेंसी होती है, वो कभी भी वर्चुअल डिजिटल असेट नहीं होती है। वर्चुअल डिजिटल असेट की एक डिजिटल क्या होती है, वैल्यू होती है। फाइनेंशियल क्या होती है, वैल्यू होती है, जिसको आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर भी कर सकते हो। वापस से दोहरा देता हूं, वर्चुअल है मतलब आपने इसको क्रिप्टोग्राफिक मीन से क्या किया गया है, बनाया गया है, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, टेंजिबल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, डिजिटल फॉर्म के अंदर है, जिसको एक डिजिटल वैल्यू दी गई है, फाइनेंशियल वैल्यू दी गई है, जिसको आप ट्रेड भी कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो और स्टोर भी कर सकते हो। ओके, वो होता है हमारा वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट में और क्या होता है, नॉन फंजिबल टोकन। फंजिबल का मतलब होता है जो रिप्लेसेबल होता है, जिसको हम किसी और चीज से क्या कर सकते हैं, दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। और नॉन फंजिबल का मतलब होता है जिसको हम नॉन रिप्लेसेबल। अब ये क्या होता है टोकन, तो एक बात समझिए, जैसे कि मैंने एक ना अलग तरह की इमोजी बनाई, ठीक है, या फिर मैंने कॉफी बनाई, कॉफी में से भाप निकल रही थी और बहुत ही सुंदर क्या आ रही थी, पिक्चर आ रही थी, तो मैंने उस पिक्चर को क्लिक कर लिया। ओके, तो या फिर मैं किसी अजीब तरीके से हंसा मैंने, या फिर मैंने कोई मैंने ट्विटर पे एक बहुत शानदार क्या करा, ट्वीट करा, बिल्कुल यूनिक है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी हंसी यूनिक है, आपका डांस क्या है यूनिक है, आप जो फेस बना लेते हो वो बड़ा क्या यूनिक है, आप सिग्नेचर कर लेते हो उसके अंदर क्या है, यूनिकनेस है। ठीक है, तो आप कुछ भी उसका क्या कर सकते हो, टोकन बना सकते हो। कौन सा, ऑनलाइन। वो सिग्नेचर का भी हो सकता है, उसका जीआईएफ भी बन सकता है, उसका जेपीईजी क्या हो सकता है, बन सकता है। तो किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप फुटबॉल खेलने के शौकीन हो, तो आपने किसी तरह की कोई किक मारी, ठीक है ना, भली वो फनी वे के अंदर था, आपने उसको क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब आपको लगता है यार ये तो बहुत ही क्या है, यूनिक है। या फिर एक छोटा बच्चा है, अजीब अजीब तरीके से बोलता रहता है, हंसता रहता है, आपको लगता है कि इसमें बहुत क्या है, यूनिकनेस है। तो आप उसको ऑनलाइन क्या कर सकते हो, टोकन क्रिएट कर सकते हो, उस पर अपनी वैल्यू क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। खरीदने वाला उसको क्या कर सकता है, खरीद भी सकता है, आप बनाने वाले क्रिएटर कहलाओगे। उसको हम बोलते हैं नॉन फंजिबल क्या होता है, टोकन होता है। बस होना क्या चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक होगा तो लोग खरीद लेंगे। अगर किसी तरह की आपने कोई क्या करी, पेंटिंग भी बनाई, फनी भी हो या किसी भी तरीके से आपको लगता है यूनिक है, तो उसका क्या बन जाता है, नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है, बन जाता है। ये भी एक क्या, डिजिटल असेट है। ये भी एक कौन सा होता है, डिजिटल क्या है, असेट है। तो ये भी हमारे वर्चुअल क्या हो गया, डिजिटल क्या है, असेट है। लेकिन एक बार दोस्तों अच्छे से समझ लीजिए, वो वर्चुअल डिजिटल असेट नहीं कहलाएगा जिस केस में ट्रांसफर करने से अंडरलाइंग टेंजिबल असेट क्या होता हो, ओनरशिप ट्रांसफर होती हो।
मतलब अंडरलाइंग टेंजिबल असेट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे आप वर्चुअल डिजिटल असेट नहीं मानेंगे। वर्चुअल का मतलब यही है कि वो फिजिकल फॉर्म या टेंजिबल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो टेंजिबल फॉर्म में टेंजिबल असेट का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे आप वर्चुअल डिजिटल असेट मानने वाले नहीं है। अब एक बात और ज्यादा दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हमारे वाउचर्स होते हैं, अमेजन वाउचर्स होते हैं या लाइफस्टाइल के वाउचर्स होते हैं, किसी रेस्टोरेंट के क्या होते हैं, वाउचर्स होते हैं। तो ये जो गिफ्ट कार्ड होते हैं, आजकल चलन है कि हम किसी को गिफ्ट दें, उसको पसंद आए नहीं आए तो इससे बढ़िया है उसको हम कोई गिफ्ट कार्ड दे दें या फिर अमेजन का वाउचर दे दें। ठीक है, जितने भी अमाउंट का हम देना चाहते हैं, सो डेट वो अपनी पसंद का उतने की शॉपिंग कर लेगा। तो दोस्तों जो भी गिफ्ट कार्ड्स होते हैं, जो भी क्या होते हैं, वाउचर्स होते हैं, वो कभी भी वर्चुअल डिजिटल असेट नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं, पेटीएम से पेमेंट करते हैं, हम गूगल पे से पेमेंट करते हैं, हमको वहां पर रिवॉर्ड मिलता है, हमको वहां पर कुछ क्या मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। हम पेट्रोल पंप पे फ्यूल क्या करवाते हैं, फिल करवाते हैं, तो हमको वहां पर भी क्या मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर ये कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स है, अगर कोई माइलेज क्या है, पॉइंट्स है, या लॉयल्टी क्या है, कार्ड है, तो ये भी कभी भी क्या नहीं होंगे, हमारे लिए वर्चुअल डिजिटल असेट नहीं होंगे। बड़ी जनरल बात है। आपने नेटफ्लिक्स की क्या ले रखा है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है। ठीक है, तो अगर आपने किसी वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, किसी प्लेटफॉर्म का क्या ले रखा है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो वो सब्सक्रिप्शन भी कभी भी क्या नहीं होगा, वर्चुअल डिजिटल असेट नहीं होगा। तो वापस से दोहरा देता हूं, जो भी गिफ्ट कार्ड होते हैं, जो भी रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं, लॉयल्टी क्या होता है, कार्ड होता है, माइलेज क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और जो भी वाउचर्स होते हैं या फिर किसी वेबसाइट का, किसी प्लेटफॉर्म का क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, ये कभी वर्चुअल डिजिटल असेट नहीं होते हैं। ओके, तो अभी तो हमने यहां पर क्या देखा है, मीनिंग देखा है वर्चुअल डिजिटल असेट का, और वर्चुअल डिजिटल असेट हमको डिफाइन किए गए हैं इनकम टैक्स के सेक्शन 2 क्लॉज 47A में। तो सेक्शन 2 क्लॉज 47A डिफाइन कर चुका है वर्चुअल डिजिटल असेट को, जिसमें क्रिप्टोग्राफिक मीन्स से वैल्यू असाइन की गई है। ठीक है, और उसको ट्रेडेड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, उसको ट्रांसफर कर सकते हो। और एक होता है नॉन फंजिबल, क्या होता है, टोकन होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसको कभी भी वर्चुअल डिजिटल असेट नहीं मानेंगे जहां ट्रांसफर करने से कोई अंडरलाइंग टेंजिबल असेट क्या होता हो, ट्रांसफर होता हो, तो वो कभी भी क्या नहीं होगा, वर्चुअल डिजिटल असेट नहीं होगा। गिफ्ट कार्ड हमारा, टोकन जो हो गया है, वाउचर्स जो हमारे हो चुके हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं, लॉयल्टी कार्ड हो चुका है, माइलेज पॉइंट हो चुके हैं, सब्सक्रिप्शन टू वेबसाइट हो चुकी है, या फिर हमारा कोई प्लेटफॉर्म है, वो भी वर्चुअल डिजिटल असेट नहीं है। अब मैं आपको सिखाता हूं इसकी टैक्सेबिलिटी, जो सेक्शन 115 बीबीएच से। तो पहला पॉइंट बना रहा हूं 115 बीबीएच, कि अगर आपको वर्चुअल डिजिटल असेट को ट्रांसफर करने से इनकम हुई है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। तो सेकंड पॉइंट है, उसकी टैक्सेबिलिटी होगी फ्लैट रेट से एट द रेट ऑफ 30%। सेक्शन 115 बीबीएच पहला पॉइंट बनाया था, और टैक्सेबिलिटी है उसकी एट द रेट ऑफ कितने से, 30% से। कौन सी इनकम, जो इनकम आप वर्चुअल डिजिटल असेट को ट्रांसफर करने से आपको हुई है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी होगी कितने से, 30% से। अब इसमें मैं आपके लिए क्या बता रहा हूं, थर्ड पॉइंट बता रहा हूं, कि यहां जब आप इनकम कंप्यूट करोगे तो ट्रांसफर करने से जो आपको कंसीडरेशन मिला है, इसमें से सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही आप क्या कर सकोगे, माइनस कर सकोगे। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंडिचर है, चाहे बेचते समय आपको कोई एक्सपेंडिचर हुआ हो, या फिर जब वर्चुअल डिजिटल एसेट आपने खरीदा था तब आपको कोई एक्सपेंडिचर हुआ हो, किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर है, चाहे कमीशन है, चाहे क्या है, ब्रोकरेज है, किसी भी नेचर का क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, इंडेक्सेशन होगा, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। सिंपली कंसीडरेशन माइनस क्या होगा, कॉस्ट ऑफ क्या होगा, एक्विजिशन होगा, और उसकी टैक्सेबिलिटी एट द रेट ऑफ 30% होगी। तो पहला पॉइंट था 115 बीबीएच, सेकंड पॉइंट था इनकम की टैक्सेबिलिटी एट द रेट ऑफ 30% से होगी। तीसरा पॉइंट था किसी भी तरह का कोई भी क्या हो, एक्सपेंडिचर या कोई भी अलाउंस हो, मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी आपको यहां पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप कोई से भी एसएससी हो, सीधा 30% की रेट से टैक्स होगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, कमीशन, ब्रोकरेज है, बेचते समय, खरीदते समय कुछ भी लगाओ वो भी माइनस नहीं होगा। प्योरली सिर्फ और सिर्फ जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो लेस हो सकेगी, और रिमेनिंग पे अमाउंट जो भी आएगा उस पे 30% की रेट से क्या लगेगा, टैक्स आपके लग जाएगा।
ठीक है। चौथी बात अब ध्यान से समझिएगा, इस इनकम में से और कोई सा भी लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। किसी भी तरह का क्या हो लॉस हो उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है ना। चाहे वो कोई सा भी हेड का लॉस हो, कोई सा भी सोर्स ऑफ इनकम का लॉस हो, इस इनकम में से जो ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट है उसकी इनकम में से किसी भी तरह का लॉस क्या नहीं हो सकता, सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट था 115 बीबीएच है, सेकंड पॉइंट था 30% उसकी टैक्सेबिलिटी होगी, थर्ड पॉइंट था किसी भी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। चौथा पॉइंट था इस इनकम में किसी भी तरह का कोई सा भी लॉस हो, वो लॉस इसमें से क्या नहीं हो सकता, सेट ऑफ नहीं हो सकता। और इसके बाद में पांचवा पॉइंट बता रहा हूं, अगर यहां पर इसको ट्रांसफर करने से अगर आपको लॉस आता है तो वो लॉस आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब आपने अगर कोई दो वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर करे, एक से इनकम हुई है, दूसरे से लॉस हुआ है, ठीक है, तो जो दूसरे से लॉस हुआ है वो पहली वाली इनकम से भी क्या नहीं होगा, सेट ऑफ नहीं होगा। वो कि कोई भी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता और ना ही वो क्या हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से लॉस हुआ है तो वो लॉस ना तो किसी इनकम से सेट ऑफ होगा और ना ही कभी क्या हो सकेगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो सकेगा, ठीक है। ये हमारे 5 पॉइंट थे। 115 बीबीएस था, 30% टैक्सेबिलिटी थी, कोई एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई भी अलाउंस आपको मिलने वाला यहां पर नहीं है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। चौथा पॉइंट इसके अंदर था, अगर आपको कोई दूसरा लॉस है तो वो लॉस इस इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। और पांचवा पॉइंट है, अगर इसको ट्रांसफर करने से लॉस हुआ है तो वो लॉस भी सेट ऑफ नहीं हो सकता कोई भी इनकम से, और ना ही वो लॉस क्या हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो 5 पॉइंट आपको बताएं। छठा पॉइंट बता रहा हूं, अगर आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट को एज ए कैपिटल एसेट हेल्ड करा है तो भी उसका टैक्सेशन 115 बीबीएच में 30% से होगा, जो हमने पढ़ा। और अगर आपने उसको एज ए कैपिटल एसेट की तरह हेल्ड नहीं करा है तो भी उसका टैक्सेशन 115 क्या होगा, बीबीएच में होगा। डजंट मैटर कि आपने उसको कैपिटल एसेट की तरह हेल्ड करा है या कैपिटल एसेट की तरह हेल्ड नहीं करा है, दोनों ही केस में उसकी टैक्सेबिलिटी 115 बीबीएच में होगी। दोनों ही केसेस में किसी भी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी, दोनों ही केसेस में कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, दोनों ही केसेस में कोई अलाउंस भी आपको नहीं मिलेगा, दोनों ही केसेस में सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। दोनों ही केसेस में कोई दूसरा लॉस इस इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, और दोनों ही केसेस के अंदर अगर यहां से लॉस हुआ है तो वो किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता और ना ही वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, चाहे आप कैपिटल एसेट की तरह हेल्ड करो चाहे उसको कैपिटल एसेट की तरह हेल्ड मत करो। ये होता है हमारा 115 कौन सा था, बीबीएच था। ये हमारा कौन सा हो गया, 115 बीबीएच हो गया। अब इसके तार जोड़ता हूं कौन से के अंदर, कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ऐसा हमको मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि विदाउट कंसीडरेशन हमको मिला हो, जिसकी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो, गिफ्ट में मिला हो, तो वो हमको अदर सोर्स में क्या होता है, टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है ना। और हमने पढ़ा था अगर हमने उसको परचेज करा इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में, तो जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है और माइनस जो भी उसकी परचेज प्राइस है, अगर इसका डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है तो वो हमको रिसिपेंट को क्या होता है, टैक्सेबल हो जाता है। अब विशेष बात यह है कि वहां पर जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है जिसपे ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 की एप्लीकेबिलिटी होती है, वहां उस प्रॉपर्टी के अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट को भी क्या कर लिया गया है, कवर कर लिया है। चाहे वर्चुअल डिजिटल एसेट को आप कैपिटल एसेट की तरह हेल्ड करो चाहे कैपिटल एसेट की तरह हेल्ड मत करो, अगर कोई आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या करता है, देता है, गिफ्ट में देता है, ठीक है ना, जिसकी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो वो रिसिपेंट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाती है। अगर आपने उसको परचेज करा है, लेकिन अगर आपने उसको इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे परचेज करा है, मतलब उसको फेयर मार्केट वैल्यू से क्या करा है, कम पे परचेज करा है, और एग्रीगेट बेनिफिट अगर आपको 50,000 रुपए से ज्यादा है तो वो आपको क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और बात ध्यान से सुनिए, अदर सोर्सेस में हमको मालूम पड़ता है, जैसे हमको शादी में मैरिज पे मिले तो उस केस में क्या नहीं होता, कोई अदर सोर्स नहीं होता है, या फिर हमको किस पे मिले, हमको रिलेटिव से मिले तो उस केस में अदर सोर्स नहीं होता है। तो सेम विथ क्या होगा, वर्चुअल डिजिटल एसेट पे होगा। अगर आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट मैरिज पे मिल रहा है तो कोई भी अदर सोर्स नहीं होगा, या फिर आपको रिलेटिव से क्या हो रहा है, गिफ्ट में मिल रहा है या इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे मिल रहा है, तो भी उस केस के अंदर हमको किसी भी तरह का क्या नहीं होगा, अदर सोर्सेस नहीं होगा, ठीक है ना, अदर सोर्सेस नहीं होगा। एल्स नहीं तो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के अकॉर्डिंग आपको अदर सोर्सेस के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एग्रीगेट बेनिफिट 50,000 रुपए से क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है, तो वो हमको अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा।
ठीक है, तो अभी तक का डिस्कशन था, पहले तो वर्चुअल डिजिटल असेट का हमने पढ़ा था जिसमें नॉन फंजिबल टोकन भी इंक्लूड थे। ओके, तो 2 क्लॉज 47 ए से पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद 115 क्या पढ़ा था, बीबीएच पढ़ा था, 30% से टैक्सेबिलिटी हमने देखी थी। तीसरे पॉइंट के अंदर 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 ने कहा है कि अब प्रॉपर्टी के अंदर हमने वर्चुअल डिजिटल एसेट को भी क्या कर लिया है, कवर किया है, चाहे आपने उसको कैपिटल एसेट की तरह हेल्ड करा हो चाहे नहीं करा हो। तो ये हमने अभी तक कवर करे। अब मैं चौथी चीज कवर करा रहा हूं, वर्चुअल डिजिटल एसेट पे टीडीएस के क्या प्रोविजन है, तो एग्जाम में आने के पूरे क्या है चांसेस है। तो यस, अब हम आते हैं और सिखाता हूं आपको टीडीएस का प्रोविजन। टीडीएस ऑन पेमेंट, टीडीएस ऑन पेमेंट मतलब पेमेंट के समय टीडीएस करना है ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट, सेक्शन 194 एस। सेक्शन 194 कौन सा है, एस है। कब होता है, जब वर्चुअल डिजिटल असेट का ट्रांसफर होता है तो उस केस में पेमेंट पे क्या होता है, टीडीएस होता है। एप्लीकेबिलिटी कब होगी और क्या रेट होगी वो बताता हूं। तो सेक्शन 194 एस बोलता है रिक्वायर एनी पर्सन, तो आप कोई से भी पर्सन हो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग। तो जो भी पेमेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है उस पे टीडीएस काटने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। टू एनी रेसिडेंट, टू एनी रेसिडेंट और टू एनी रेसिडेंट। टीडीएस कब करना है, पेयर कोई सा भी हो, पेयर रेसिडेंट हो, पेयर नॉन रेसिडेंट हो, पेयर इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, डजंट मैटर, बट पेई मस्ट बी, जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। तो ही सेक्शन 194 एस के अंदर क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। तो सेक्शन 194 एस बोलता है कि सेक्शन 194 एस रिक्वायर्स एनी पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग। तो पेयर का यहां पर रेसिडेंशियल स्टेटस इज नॉट रेलेवेंट, रेलेवेंट क्या है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ क्या है, पेई। तो पेई मस्ट भी क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। एनी सम बाय वे ऑफ कंसीडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट। तो 194 एस में टीडीएस कब होगा, जब ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल क्या होगा, असेट होगा। ठीक है, डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 1% ऑफ सच सम, 1% की रेट से क्या करना होगा, टीडीएस करना होगा। लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, जो पेई मस्ट भी क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। पेयर का रेसिडेंशियल स्टेटस रेलेवेंट नहीं है। टीडीएस की रेट होगी कितने परसेंट होगी, 1% की क्या होगी, रेट होगी। 1% की यहां पर क्या होने वाली है, रेट होने वाली है। ओके, अब इसके बाद में आता है कि टीडीएस कब करना पड़ेगा हमें। यहां पर टीडीएस 194 एस में टीडीएस कब करना है, तो द डिडक्शन इज टू बी मेड। हमको जो यहां पर क्या करना है, टीडीएस करना है, वो हमें करना है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ कंसीडरेशन, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट के समय, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर और विच एवर इज अर्लियर। तो जब भी हमने क्रेडिट करा, क्रेडिट हम किसको करेंगे, जिसको हमने क्या करा है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। हम पेयर हैं, आप कौन हो, पेई हो। तो बेसिकली कौन होगा, ट्रांसफरर को पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको जब क्रेडिट करेंगे और पेमेंट विच एवर इज जो अर्लियर होगा उस समय हमको क्या करना होगा, टीडीएस करना होगा। मतलब द डिडक्शन इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ कंसीडरेशन टू द अकाउंट ऑफ रेसिडेंट ट्रांसफरर। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ क्या है, पेमेंट बाय एनी मोड विच एवर इज अर्लियर होगा, हमको उस समय क्या करना होगा, टीडीएस करना होगा। अब यहां पर आता है कि अगर हमको जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट क्या है, कंसीडरेशन क्या है, काइंड में है। ठीक है ना, काइंड कंसीडरेशन में हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि हमने एक वर्चुअल डिजिटल एसेट परचेज करा और उसका कंसीडरेशन जो दे रहे हैं वो कोई दूसरा वर्चुअल डिजिटल एसेट में क्या कर रहे हैं, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर जहां पेमेंट काइंड में हो रहा है या फिर एक्सचेंज ऑफ क्या हो रहा है, वर्चुअल डिजिटल एसेट हो रहा है, या फिर पार्टली कैश है और पार्टली काइंड है और कैश पोर्शन सफिशिएंट नहीं है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा। तो लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, आपको ध्यान हो सेम चीज हमने 194 बी डबल बी में भी कवर किया था। विनिंग जो थी हमारी लॉटरी की, क्रॉसवर्ड क्या थी, पजल की थी। ठीक है ना, हॉर्स रेस की जो थी, ओके, हमने वहां पर पढ़ा था। तो सेम पॉइंट हमको यहां पर भी क्या करा हुआ है, दिया हुआ है। और यहां पर बोल रहे हैं इन ए केस वेयर कंसीडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट इज होली इन काइंड, होली इन काइंड और इन एक्सचेंज ऑफ अनदर वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो कंसीडरेशन या फिर तो प्रूफ क्या है, होली इन काइंड है, या फिर क्या है, इन एक्सचेंज ऑफ कौन सा है, अनदर वर्चुअल डिजिटल एसेट है। ओके, मतलब कुछ भी क्या नहीं है, कैश में नहीं है, या फिर और
पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड है, बट द पार्ट इन कैश जो कैश में क्या है पार्ट है, इज नॉट सफिशिएंट, वो पर्याप्त नहीं है टू मीट द लाइबिलिटी ऑफ क्या डिडक्शन ऑफ टैक्स। ठीक है ना, मतलब उसमें से हम पूरा टीडीएस क्या नहीं कर सकते, डिडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो क्या नहीं है, सफिशिएंट पार्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर 194S बोलता है द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग, मतलब जो पेयर है, ठीक है, बिफोर रिलीजिंग द कंसीडरेशन, जो भी काइंड कंसीडरेशन उसको क्या करना है, देना है, या फिर एक्सचेंज ऑफ अनदर उसको क्या करना है, वर्चुअल डिजिटल एसेट करना है। तो उस केस में बोल रहे हैं बिफोर रिलीजिंग द कंसीडरेशन एंश्योर डेट उसको क्या करना होगा, एंश्योर करना होगा डेट टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड जो है हैज बीन पेड, वो पेड हो चुका है। मतलब ट्रांसफरर ने उसको जमा करा दिया हो और आपको चालान दिखा दिया हो कि ये देख लीजिए मैं टैक्स जमा करा चुका हूं, फिर आप क्या करिएगा, आप उसको क्या कर दीजिएगा, रिलीज कर दीजिएगा कंसीडरेशन जो भी काइंड में है या फिर अनदर वर्चुअल डिजिटल क्या है, असेट है। तो आपको रिलीज करने से पहले एंश्योर करना पड़ेगा जो टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड था वो हैज बीन क्या हो चुका हो, पेड हो चुका हो, पेड हो चुका हो, फिर आप उसका कंसीडरेशन को क्या कर दीजिएगा, रिलीज कर दीजिएगा। तो सेक्शन 194S है, यहां पर बोलते हैं जिसको पेमेंट कर रहे हो वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। तो 194S में कवर होगा, टीडीएस होगा एट द रेट ऑफ कितने से, 1% से। फिर इन्होंने कहा था टीडीएस होगा एट द टाइम ऑफ क्या, क्रेडिट, रेसिडेंट को जब क्या करोगे, रेसिडेंट के अकाउंट में क्रेडिट करोगे, और पेमेंट विच एवर इज क्या होगा, अर्लियर होगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था अगर कंसीडरेशन होली इन काइंड है या फिर इन एक्सचेंज ऑफ क्या है, अनदर डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट है, तो उस केस में कंसीडरेशन रिलीज करने से पहले हमको एंश्योर करना पड़ेगा जो टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड था वो हैज बीन क्या हो चुका है, पेड हो चुका है। फिर हम कंसीडरेशन यहां पर क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ठीक है, अब नाउ यहां पर होता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस। टीडीएस नहीं होगा अगर पेयर इज इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में टीडीएस नहीं होगा अगर वो पीजीबीपी कर रहे हैं, बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं, और उनके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो बिजनेस का टर्नओवर है वो अगर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, या प्रोफेशन का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं है। बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की, बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ किसकी, एचयूएफ की। बात कर रहा हूं जो बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं उन इंडिविजुअल और उन एचयूएफ की। बात कर रहा हूं कि उनके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का बिजनेस का टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है या प्रोफेशन का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं है, उन्हें टीडीएस नहीं करना है। अगर जो कंसीडरेशन जो है ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट का जो कंसीडरेशन है अगर वो 50,000 से ज्यादा नहीं है, अगर वो कितने से ज्यादा नहीं है, 50,000 से ज्यादा नहीं है, तो आपको टीडीएस काटना क्या नहीं होगा, रिक्वायर्ड नहीं होगा। सेकंड, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो लेकिन आप बिजनेस नहीं कर रहे हो और आप क्या नहीं कर रहे हो, प्रोफेशन नहीं कर रहे हो, तो उस केस में तो आपका ना तो बिजनेस का टर्नओवर होगा ना प्रोफेशन की क्या होगी, ग्रॉस रिसीट होगी। तो इंडिविजुअल एचयूएफ के उस केस में भी आपको टीडीएस नहीं करना होगा अगर कंसीडरेशन क्या नहीं है, 50,000 से ज्यादा नहीं है। तो 50,000 की लिमिट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ पे है, वो भी 2 केस में। अगर आप बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हो तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 CR और 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा है, या फिर सेकंड केस है कि आप बिजनेस प्रोफेशन कर ही नहीं रहे हो। अगर आप इनमें कवर नहीं हो रहे हो, इनको हम बोलते हैं स्पेसिफाइड पर्सन। अगर आप इनमें कवर नहीं हो रहे हो, इनमें कवर नहीं होने का मतलब है पहली बात तो आप इंडिविजुअल एचयूएफ ही नहीं हो, तो उस केस में नो टीडीएस की लिमिट हो जाएगी 10,000। और अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हो और आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर बिजनेस का 1 CR से ज्यादा है और प्रोफेशन की ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, तो आप पे नो टीडीएस की जो लिमिट होगी, थ्रेशोल्ड होगी, वो होगी कितनी, 10,000। तो समझ लीजिए 50,000 की लिमिट सिर्फ कब एप्लीकेबल होगी, जब हम इंडिविजुअल एचयूएफ होंगे, कौन, पेयर, और हम बिजनेस कर रहे हैं और हमारे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, या फिर प्रोफेशन की ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो हमें टीडीएस नहीं करना है अगर 50,000 से ज्यादा का कंसीडरेशन नहीं है। तो सेकंड केस है हमारा, अगर हम इंडिविजुअल एचयूएफ हैं लेकिन हम बिजनेस प्रोफेशन में कवर ही नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन में कवर नहीं है, तो भी टीडीएस नहीं करना है अगर कंसीडरेशन 50,000 से ज्यादा नहीं है। एल्स इनके अलावा जो भी है, चाहे आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो
और आपका बिजनेस का टर्नओवर 1 CR 50 लाख से ज्यादा है, या फिर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो ही नहीं, तो उस केस में नो टीडीएस की लिमिट क्या हो जाएगी, 10,000 होगी। और अगर 10,000 से ज्यादा होगा तो टीडीएस होगा। और ध्यान रखिए, जब टीडीएस होगा तो पूरे अमाउंट पे क्या होगा, टीडीएस होगा। एट द रेट ऑफ क्या होगा, 1% से होगा। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इस क्या होगा, अर्लियर होगा। ठीक है, विच एवर इस क्या होने वाला है, अर्लियर होने वाला है। ओके, तो ये हमारा सेक्शन कौन सा था, ये हमारा सेक्शन कौन सा था, 194 कौन सा था, एस था। ध्यान रखिएगा, टीडीएस रेसिडेंट को भी करना है, नॉन रेसिडेंट को करना है। पेयर का रेसिडेंशियल स्टेटस रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पेई। पेई मस्ट भी क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। रेट ऑफ टीडीएस क्या होगी, 1% होगी। टीडीएस एंटायर अमाउंट पे होगा, जब होगा टीडीएस तो कितने पे होगा, एंटायर पे होगा। एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्या होगा, क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर होगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, ये टीडीएस का प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी है फ्रॉम 1st of July 2022, फ्रॉम 1st of July 2022। सेक्शन 115 बीबीएच जो टैक्सेबिलिटी का आया है, सेक्शन 115 बीबीएच जो टैक्सेबिलिटी का आया है, जो 30% की टैक्सेबिलिटी बता रहा है, वो बता रहा है 1st of April 2000 कौन से 22 से टैक्सेबिलिटी। लेकिन टीडीएस जो है वो 1st of July 2000 कौन से होगा, 22 से होगा। ठीक है ना, टीडीएस कौन से है, 1st of July 2000 कौन से है, 22 से है। ओके, यस। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, टैक्सेबिलिटी 115 बीबीएच 1st of April 2022 से है, लेकिन सेक्शन 194 एस जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी 1st of July 2022 से है। अब एक बात और ज्यादा ध्यान से क्या करिएगा, आप समझिएगा, हमने जो नो टीडीएस की लिमिट देखी है 10,000 और 50,000, ये कोई ट्रांजैक्शन बेसिस नहीं है, ये एग्रीगेट करके देखना है। ये हमें कैसे करके देखना है, एग्रीगेट करके देखना है। और अगर एग्रीगेट 50,000 या फिर 10,000 से ज्यादा है तो हमको क्या होगा, टीडीएस करना रिक्वायर्ड होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम एग्रीगेट करेंगे तो हम पूरे फाइनेंशियल ईयर का करेंगे, हम पूरे फाइनेंशियल ईयर का करेंगे। लेकिन टीडीएस कब से करेंगे, 1st of July 2022 और उसके बाद में करेंगे। लेकिन इस 50,000 की लिमिट को हम 1st of April से ही क्या करेंगे, काउंट करना शुरू करेंगे। अब एक बात ध्यान से क्या करेगा, समझेगा, और ध्यान से यह समझना है कि अगर बिफोर 1st of July 2022 से पहले मान लीजिए क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, ठीक है, और आफ्टर आपने क्या करा है, आफ्टर 1st of July 2022 आपने उसका क्या करा, पेमेंट करा, तो आपको ध्यान होगा टीडीएस हमें कब करना होता है, टीडीएस हमें करना होता है विच एवर इज अर्लियर। और अर्लियर के समय तो टीडीएस का क्या नहीं था, प्रोविजन ही नहीं था। तो इस केस में कोई भी टीडीएस नहीं होगा, ना तो इस समय होगा और ना ही क्या होगा, इस समय होगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये जो 50,000 की लिमिट है और ये जो 10,000 की लिमिट है, ये एग्रीगेट करके देखनी है और ड्यूरिंग द क्या देखनी है, फाइनेंशियल ईयर देखनी है। ये एग्रीगेट करके देखनी है और ड्यूरिंग द कैसे देखनी है, फाइनेंशियल ईयर देखनी है। और ये बात ध्यान रखिएगा, 50,000 कब एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में, वो इंडिविजुअल एचयूएफ जो बिजनेस प्रोफेशन कर ही नहीं रहे हैं, या फिर वो इंडिविजुअल एचयूएफ जो बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं लेकिन उनके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का बिजनेस का टर्नओवर 1 CR या प्रोफेशन की ग्रॉस एसेट 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उन पे 50,000 की लिमिट है नो टीडीएस की, एल्स नहीं तो नो टीडीएस की लिमिट 10,000 है। और टीडीएस का प्रोविजन 1st of July 2022 से आया है। इसके बाद में कंप्लाइंस वाला हम बाद में देखेंगे कि इस टीडीएस को कब जमा कराना है और इसका स्टेटमेंट हमें कौन से फॉर्म में फाइल करना है, वो कंप्लाइंस वाला है, वो उसे हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लाइंस वाला इतना खास रेलेवेंट नहीं होता है। तो जो खास इतना रेलेवेंट नहीं है उसको बाद में हम लास्ट में देख लेंगे। आते हैं इलस्ट्रेशन पे, और इलस्ट्रेशन देखेगा, कंप्यूट करने को बोल रहे हैं इनकम टैक्स पेबल बाय मिस्टर अभिनव का मतलब इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में हम देखते हैं कौन सी लिमिट काम करती है टीडीएस की। 32 इयर्स की क्या है एज है। हैज द फॉलोइंग इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर कौन सा, 23-24, दैट इज प्रीवियस ईयर 22-23 का क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है। एफडी का क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है, एफडी का इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन कौन सा है, फिक्स डिपॉजिट विथ क्या है, एसबीआई है। आपको ध्यान होगा कि एफडी पे क्या होता है, टीडीएस होता है।
एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस होता है और सेक्शन कौन से होता है, 194A में होता है एफडी के ब्याज पे, और वो भी होता है एट द रेट ऑफ कितने से होता है, 10% की रेट से होता है। एट द रेट ऑफ कितने से होता है, 10% की रेट से होता है। तो इस केस में उस पे 11,000 रुपए का क्या हो सकेगा, टीडीएस हो सकेगा। ठीक है ना, इस इनकम पे 11,000 रुपए का क्या हो सकेगा, टीडीएस हो सकेगा। इसके बाद में है इंटरेस्ट ऑन कौन सा है, सेविंग बैंक अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन कौन सा सेविंग बैंक अकाउंट है, आपको ध्यान होगा इसकी हमको सेक्शन 80 टीटी के अंदर क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। हमें क्या मिल जाती है, डिडक्शन क्या हो जाती है, मिल जाती है सेक्शन 80 डबल टी के अंदर। ओके, इंटरेस्ट ऑन कौन सा है, सेविंग बैंक खाता है, तो सेविंग बैंक खाते की ब्याज की हमको डिडक्शन मिलती है। इसके बाद में हमको दिया हुआ है कि वर्चुअल डिजिटल असेट को आपने ट्रांसफर करा, कंसीडरेशन 62,000 है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 21,000 है, और एक्सपेंस जो है ट्रांसफर के वो 1,000 है, और 115 बीबीएच के अकॉर्डिंग किसी भी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी, ना ही कोई लॉस इसमें से सेट ऑफ हो पाएगा, ना ही कोई अलाउंस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। 30% की रेट से क्या होगा, टैक्स होगा। तो 62,000 है माइनस 21 क्या होगा, 1000 होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, अगर आपने उसको कैपिटल एसेट की तरह हेल्ड करा है तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर हमको इनकम आ रही है, वो आ रही है कितनी, 41,000। तो 41,000 की टैक्सेबिलिटी एट द रेट ऑफ 30% से होगी, और 4% इसके ऊपर क्या लगेगा, सेस लगेगा। ठीक है ना, 4% इसके ऊपर क्या लगेगा, सेस लगेगा। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, सेविंग बैंक खाते से हमको ब्याज था 1,10,000, और एफडी का ब्याज था, और सेविंग खाते का ब्याज है हमारा कितना, 15,000। इसका मतलब हमारी जो अदर इनकम है वो हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में उस इनकम पे तो टैक्स लगेगा ही नहीं। तो एफडी का खाते का ब्याज और सेविंग खाते का ब्याज, मतलब एफडीआर का ब्याज और सेविंग खाते के ब्याज पे हमको कोई टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि हमारी अदर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, और इस वाली इनकम पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। ये सीधा 30% की रेट से टैक्स होता है, और 4% इस पे क्या लग जाएगा, सेस भी हमारे लग जाएगा। ठीक है, सेस भी हमारे क्या हो जाएगा, लग जाएगा। और आपको बताऊं, जो हमारा पेयर होगा वो टीडीएस करेगा। ठीक है ना, पेयर क्या करेगा, टीडीएस करेगा। टीडीएस करेगा सेक्शन 194 में एट द रेट ऑफ कितने से, 1% से, 1% से करेगा। और कितने पे करेगा, 62,000 पे करेगा। 62,000 पे 1% की रेट से टीडीएस करेगा, तो 620 रुपीज का क्या बनेगा, हमारा टीडीएस बनेगा। 620 रुपीज का हमारा क्या बन जाएगा, टीडीएस क्या हो जाएगा, बन जाएगा, जिसका हमें क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। ओके, तो एक बार आप कंप्यूट करके देख लीजिए कितना हमारी क्या बन रहा है, टैक्स बन रहा है। बाकी इनकम तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है ही नहीं, तो 41,000 का 30% कर लेते हैं, और इसके अंदर 4% सेस हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ओके, तो 12,300, ठीक है, उसका हम 104% करें, 12,300 का 104% करते हैं, तो ये हमारा आ रहा है 12,792, और इसमें से 620 रुपए का हमारा क्या हो रखा है, टीडीएस हो रखा है। तो ऐसी स्थिति में हमें 12,172 का टैक्स क्या करना होगा, जमा कराना होगा। ठीक है, और 11,000 रुपए का टीडीएस भी हो रखा था, पहले बताया था आपको 11,000 रुपए का टीडीएस। तो अभी जो 12,172 आया है, इसमें और 11,000 रुपए का टीडीएस का क्रेडिट मिलेगा, जो सेक्शन 194A के अंदर हुआ होगा। तो और 11,000 रुपए का क्या मिल गया, क्रेडिट मिल गया। तो हमको टैक्स जमा कराना पड़ेगा 1172 का, ये रहा 1172। 11,000 रुपए टीडीएस हो रखा है एट द रेट ऑफ 10% से, सेक्शन कौन से के अंदर, 194A के अंदर। एज पर सेक्शन 115 बीबीएच, इनकम जो होगी ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, 30% की रेट से टैक्स होगी, 4% क्या लगेगा, सेस लगेगा। कोई भी एक्सपेंडिचर माइनस नहीं होंगे, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगी। इनकम आ गई 41,000, टैक्स उस पे बन रहा है 12,792, 12,792। ठीक है ना, 620 रुपी का टीडीएस हो गया, और 11,000 रुपए का भी टीडीएस हो गया। तो हमें जो डिपॉजिट करना होगा, वो डिपॉजिट करना होगा 1172 का अमाउंट। तो ये एक सिंपल सा क्या है, न्यूमेरिकल है, जो हमको क्या करा था, आईसीए ने हमको दिया था, बड़ा सिंपल सा था।
इसके बाद में वन मोर इलस्ट्रेशन है कंप्यूट क्या करना है, इनकम टैक्स पेबल बाय सिद्धांत। 24 ईयर्स की एज है, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड है, मतलब इसमें हमें कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको नहीं देनी है। सेविंग खाते का क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है। सेविंग खाते का क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है। आपको ध्यान हो, सेविंग खाते के ब्याज पे सेक्शन 80 टीटी के अंदर क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है। सेविंग खाते की ब्याज की हमको क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है, और सेविंग खाते के ब्याज पे टीडीएस नहीं होता है। इसके बाद में कंसीडरेशन मिला है हमको, मिस्टर हर्ष से मिला है, 50,000 रुपए का मिला है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारी 5,000 है। इसका मतलब इनकम आएगी कितनी, 45,115 बीबीएच। 30% से टैक्सेबिलिटी होगी, और कोई एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी, ना ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिलेगा, ना ही कोई चैप्टर 6A की डिडक्शन हमको यहां पर कोई मिलेगी, और ना ही हमें कोई लॉस इसमें से क्या हो सकेगा, सेट ऑफ हो सकेगा। ये 30% की रेट से टैक्स होगा, और प्लस 4% क्या लगेगा, सेस भी लगेगा, मतलब नेट 31.2 की रेट से क्या होगा, टैक्स होगा। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है मिस्टर हर्ष जो है एम्प्लॉयड है विथ एबीसी लिमिटेड के, मंथली सैलरी कितने पे, 50,000 पे। इन एडिशन ही हैज इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक खाता विद बैंक ऑफ किसके साथ, इंडिया के साथ। ठीक है, और अज्यूम ट्रांसफर हुआ है कब, 1 अक्टूबर को। इसका मतलब हमारा टीडीएस हुआ होगा, ठीक है ना। इसका मतलब पेयर ने हमारा क्या करा होगा, टीडीएस करा होगा, ठीक है ना। मान के चलते हैं पेयर ने हमारा क्या करा होगा, टीडीएस करा होगा। तो अदर इनकम हमारी कितनी आ रही है, 4 लाख कितनी, 50,000 प्लस 12,000 रुपए का क्या है, सेविंग खाते का ब्याज है। तो ये हो गई हमारे लिए 4 लाख कितनी, 62,000। ठीक है ना, 4 लाख कितनी हो गई, 62,000। और हमको डिडक्शन मिल जाएगी, 80 टीटीए के अंदर। तो अब हमारी इनकम होके आ जाएगी 4 लाख कितनी है, 52,000। ये डिडक्शन हमको मिल जाएगी सेविंग खाते के ब्याज पे। तो अदर इनकम हमारी हो चुकी है 4 लाख कितनी हो चुकी है, 52,000। ये रही 4 लाख 52,000। 4 लाख 52,000 पे हम स्लैब के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, टैक्स कंप्यूट करेंगे। स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स कंप्यूट करेंगे, 2.5 लाख तो कोई टैक्स लगता नहीं है, और 2.5 लाख के ऊपर जो इनकम होती है, 2.5 लाख के ऊपर जो इनकम होती है उस पे 5% की रेट से क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो ये हमारे 4 लाख 52,000 है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स लगेगा नहीं, और रिमेनिंग इनकम पे 5% की रेट से क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो टैक्स आएगा 10,000 कितना, 100 रुपी, 10,100 रुपी, और 4% इसके अंदर सेस भी हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये रहा 10,000 कितना है, 100 रुपी। ठीक है, और इसका हम क्या कर लेते हैं, 4% सेस भी कर लेते हैं। तो 4% सेस आ रहा है 404 अमाउंट का। ये रहा आंसर के अंदर 404। अब हमारी जो ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट है, उससे जो इनकम है 45,000 की है, 45,000 की है, और उस पर टैक्स बनेगा 31.2%। ये देख लीजिए 45,000 है, 31.2, और ये आ रहा है 14,040। ठीक है ना, 14,040। ये रहा हमारा टोटल टैक्स, ये हमारा टोटल टैक्स। और इस टोटल टैक्स में से हमको क्रेडिट मिल जाएगा, जो टीडीएस हमारा कटा होगा 194 किसके अंदर, एस के अंदर। 194 एस में टीडीएस की रेट है एट द रेट ऑफ 1% से है। 1 जुलाई 2022 से क्या आ रखा है, टीडीएस का प्रोविजन आ रखा है। ठीक है, तो टीडीएस हमारा कटा होगा, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए टीडीएस कब कटता है, टीडीएस नहीं कटता है अगर हमारा पेयर कौन है, स्पेसिफाइड पर्सन है। और स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब है अगर पेयर इंडिविजुअल एचयूएफ है और बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहा हो तो नो टीडीएस की लिमिट 50,000 हो जाएगी। और अगर बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है और उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 CR और 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन है, और स्पेसिफाइड पर्सन को 50,000 तक क्या नहीं करना होगा, एग्रीगेट टीडीएस नहीं करना है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो हम तो कौन है, सिद्धांत है, और हमने ट्रांसफर कराया किसको, हर्ष को, मतलब हर्ष इंडिविजुअल एचयूएफ है। ठीक है, अगर वो बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहा है तो भी स्पेसिफाइड पर्सन है,
और बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है तो वो तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। इसका मतलब मान के चलते हैं कि वो क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन है, बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहा होगा तो उसे 50,000 तक क्या नहीं करना है, टीडीएस करना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारा कोई भी क्या नहीं कटा होगा, टीडीएस कटा ही नहीं होगा। जब टीडीएस कटा ही नहीं होगा तो हमको एंटायर क्या करना पड़ेगा, टैक्स क्या करना पड़ेगा, डिपोजिट करना पड़ेगा। तो सेक्शन 194 एस है, 1% की क्या है रेट है, लेकिन टीडीएस नहीं होता है अगर क्या है, पेयर स्पेसिफाइड क्या है, पर्सन है, पेयर स्पेसिफाइड पर्सन है, टीडीएस नहीं करना है अगर एग्रीगेट कंसीडरेशन इन ए फाइनेंशियल ईयर 50,000 से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है। तो यहां पर मिस्टर हर्ष है, उसको हम स्पेसिफाइड पर्सन मान रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बोला है कि वो क्या कर रहा है, पीजीबीपी कर रहा है, तो मान के चल रहे हैं वो स्पेसिफाइड पर्सन है। कंसीडरेशन 50,000 से ज्यादा नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसको कोई टीडीएस काटना रिक्वायर्ड ही नहीं था। तो जब हमारा टीडीएस कटा ही नहीं है तो एंटायर टैक्स ही हमको क्या करना होगा, पे करना होगा। हमको किसी भी तरह का कोई भी क्या नहीं मिला होगा, क्रेडिट मिला ही नहीं होगा। ओके यस, अब हमारे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 बोल रहा है कि कंप्यूट इनकम टैक्स पेबल बाय मिस्टर राज, 32 इयर्स की एज है, इनकम हमको दी है, सबसे पहले बिजनेस लॉस दिया है 3,18,000 का। ध्यान रखिएगा ये लॉस ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। कोई सा भी लॉस उस इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। और अगर वहां से हमको लॉस हुआ है, वीडीए से, वर्चुअल डिजिटल असेट से वहां से लॉस हुआ है, तो वो लॉस भी किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, ना ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये 3,18,000 रुपए का लॉस है। इसके बाद में इंटरेस्ट है कौन सा, एफडी का, ठीक है, एफडी का इंटरेस्ट है। सेक्शन 80 की डिडक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगी और सेक्शन 194A टीडीएस भी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ब्याज की रेट अमाउंट मात्र कितना है, 18,000 है। तो यहां ना तो हमको चैप्टर 6A की डिडक्शन एप्लीकेबल होगी और ना ही हम पे क्या हुआ होगा, 10% टीडीएस, कुछ भी टीडीएस भी नहीं हुआ होगा। इसके बाद में हमको बोला है कि वीडीए हमने ट्रांसफर जो करा था तो उससे 4,20,000 रुपए का कंसीडरेशन है और 20,000 रुपए की हमारी कॉस्ट ऑफ क्या थी, एक्विजिशन थी। तो ध्यान कर लीजिए इनकम कितनी आएगी, 4 लाख आएगी। ये लॉस इस इनकम से क्या नहीं हो सकता, सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये लॉस इस इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। ऐसा 115 बीबीएच के सबसेक्शन 3 ने हमको बताया था कि कोई सा भी लॉस इस इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये लॉस आप अदर सोर्सेस की इनकम मतलब ब्याज से, एफडी के ब्याज से सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन एफडी का ब्याज मात्र 18,000 है तो आपका बिजनेस लॉस 18,000 तक तो सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन रिमेनिंग 3 लाख का लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकेगा। उस 3 लाख के लॉस को आपको क्या करना पड़ेगा, कैरी क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा और आगे जाके पीजीपी के इनकम से सेट ऑफ करना पड़ेगा। ये लॉस इस इनकम से क्या नहीं हो सकता, सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये लॉस आपने इस इनकम से सेट ऑफ कर दिया, अप टू 18,000 तक सेट ऑफ हो गया। रिमेनिंग 3 लाख का लॉस क्या होगा, कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा, जो सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में पीजीपी इनकम से क्या हो जाएगा, इनकम से सेट ऑफ हो सकेगा। अब बात आती है यहां पर इसकी टैक्सेबिलिटी की। तो इसकी टैक्सेबिलिटी 30% से होगी, 4% क्या होगा, सेस होगा, तो 31.2% की रेट से इसकी टैक्सेबिलिटी होने वाली है 115 बीबीएच के अकॉर्डिंग। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, कंसीडरेशन जिसने हमको दिया है 4,20,000 है, 4,20,000 है, तो चाहे पेयर स्पेसिफाइड पर्सन हो चाहे स्पेसिफाइड पर्सन नहीं हो, कंसीडरेशन जब 4,20,000 है तो टीडीएस होता ही होता है। 194 एस में उसने हमारा टीडीएस करा ही होगा, एट द रेट ऑफ 1% से करा होगा, तो 4,200 रुपए का हमारा क्या हुआ होगा, टीडीएस हुआ होगा। क्योंकि जो नो टीडीएस की लिमिट है वो कितनी है, 10,000 या 50,000। चाहे आप स्पेसिफाइड पर्सन हो तो 50,000, नहीं हो तो 10,000, लेकिन यहां पर तो 4,20,000 कंसीडरेशन है, तो दोनों ही केस में टीडीएस तो होगा ही होगा, चाहे स्पेसिफाइड पर्सन हो चाहे स्पेसिफाइड पर्सन नहीं हो, कौन, पेयर। तो 4,200 रुपए का हमको टीडीएस का क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। तो अब हम हमारी क्या निकालते हैं, टैक्स यहां पर निकालते हैं। ठीक है, तो टैक्स निकालिए, कितना आता है टैक्स हमारा, तो 4,20,000 पे 4 लाख पे 31.2%, तो ये बन रहा है 1,24,800, जिसमें से 4,200 रुपए टीडीएस की तरह से ऑलरेडी क्या हो रखे हैं, डिपॉजिट हो रखे हैं। तो रिमेनिंग हमको जमा कराना होगा 1,20,600।
1 लाख कितना है 20,600 का हमको टैक्स क्या करना है, जमा कराना है। ये रहा टीडीएस 194S में एट द रेट ऑफ 1% से 4,200 रुपए का क्या हुआ होगा, टीडीएस हुआ होगा। ओके, तो ये हमने यहां पर करा। अब आगे बढ़ते हैं 115 बीबीएच में। 115 बीबीएच बोलता है सबसेक्शन 6 नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 203A। नॉन एप्लीकेबिलिटी मतलब यहां पर पेयर को टीडीएस काटने के लिए टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर लेने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्या होगा, सेक्शन 203A होगा। 203A एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पर आपको 10 नंबर टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर लेने की जरूरत नहीं है। सब सेक्शन 6 और बोलता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 206AB। 206AB भी एप्लीकेबल नहीं होगा। 206AB होता है कि अगर आप जो हो पेयर जो है, पेई जो है, अगर वो कौन है, नॉन फाइलर ऑफ कौन सा है, रिटर्न है, मतलब वो रिटर्न क्या नहीं करता है, फाइल नहीं करता है, तो हमें टीडीएस को डबल रेट से क्या करना होता है, काटना होता है, और 5% विच एवर इज हायर। ठीक है, तो यहां पर वो प्रोविजन भी क्या नहीं होने वाला है, एप्लीकेबल नहीं होने वाला। कौन सा वाला, जो नॉन फाइलर ऑफ कौन सा होता है, आईटीआर होता है, नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न होता है, जहां पर टीडीएस की रेट डबल और 5% विच एवरेज हायर कर दी जाती है, वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब सेक्शन 203A 10 नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड सेक्शन 206AB वो हायर रेट ऑफ टीडीएस वाला प्रोविजन भी यहां पर क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ कमिंग टू सेक्शन 115 बीबीएच का सबसेक्शन 7 बोलता है क्रॉस एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 194O एंड 194S। अगर ये जो आपने सेल करी है, अगर वो किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू करी है, तो आपको ध्यान हो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कोई भी गुड्स की क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है ना, गुड्स की क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसका टीडीएस होता है 194 कौन से में, ओ में, ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कौन सा है, ऑपरेटर जो है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है, जो ऑपरेटर होता है। ठीक है, 194O में टीडीएस होता है। अब क्वेश्चन यहां पर है कि अगर ये जो वर्चुअल डिजिटल असेट है, अगर इसकी जो ट्रांजैक्शन है अगर ईसीओ के थ्रू हुई है, तो फिर टीडीएस क्या 194O में होगा या 194S में होगा। तो रिमेंबर केयरफुली, स्पेसिफिक प्रोविजन कौन सा है, वीडीए पे, वर्चुअल डिजिटल एसेट पे 194S है। दैट्स व्हाई सबसेक्शन 7 बोलता है इन केस ऑफ ए ट्रांजैक्शन वेयर टैक्स इज डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 194O अलॉन्ग विद सेक्शन 194S, मतलब 194O भी लग रहा है हम पे, 194S भी लग रहा है, देन तब टैक्स शैल बी डिडक्टेड। टीडीएस तो करा जाएगा लेकिन अंडर सेक्शन 195 में किया जाएगा, नॉट सेक्शन 194O। 194O में नहीं होगा, 194 किस में होगा, एस में होगा। रेट यहां कितनी है, 1% की रेट है, तो 1% की रेट से क्या होगा, टीडीएस होगा हमारा। ओके, तो ये हमने कवर किया। इसके बाद तो हमारे सर्कुलर्स हैं, वो सर्कुलर हम कवर करेंगे। तो अभी तक हमने कवर किया पहले तो 2 क्लॉज 47A वर्चुअल डिजिटल असेट का मतलब जिसमें नॉन फंजिबल टोकन भी क्या होते हैं, कवर होते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स, माइलेज पॉइंट्स, आपके अमेजन के वाउचर, गिफ्ट कार्ड, सब्सक्रिप्शन टू वेबसाइट, ठीक है ना, तो ये क्या नहीं होते हैं, उसमें कवर नहीं होते। फिर उसकी टैक्सेबिलिटी देखी है 115 बीबीएच में एट द रेट ऑफ 30% से। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की डिडक्शन मिलेगी, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, डिडक्शन चैप्टर 6A की किसी भी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन, इंडेक्सेशन, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, और इसके ट्रांसफर से लॉस हुआ है तो वो भी लॉस किसी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, ना ही क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। 203A 10 नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, और हायर रेट ऑफ जो टीडीएस होता है नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे, वो भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। 194O वर्सेस 194S, तो 194S आपके लिए कौन सा है, स्पेसिफिक है, तो फिर इसी सेक्शन के अंदर क्या होगा, आपका टीडीएस होगा। 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 हमने देखा था कि अब यहां पर प्रॉपर्टी के अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट को भी क्या कर लिया गया है, कवर कर लिया गया है, तो वो हमने यहां पर कवर किया। और टीडीएस पढ़ा था अंडर सेक्शन कौन से के अंदर, 194 किसके अंदर, एस के अंदर। अब हम जो कवर करेंगे इससे रिलेटेड जो क्या आए हैं, सर्कुलर आए हैं, उन सर्कुलर को अब हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, ओके, यस। दोस्तों अभी तक हमने वर्चुअल डिजिटल असेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, जो हमारे 2 क्लॉज किसके अंदर थी, 47A के अंदर थी। क्लॉज याद हो गया होगा,
इसके बाद में इसकी टैक्सेबिलिटी पड़ी थी 115 बीबीएच के अंदर, आपको याद होगा, और क्या है उसकी टैक्सेबिलिटी एट द रेट ऑफ 30%। कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी किसी भी एक्सपेंडिचर की, कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही माइनस होगा। इसके बाद में हमने रेफरेंस पढ़ा था अदर सोर्सेस के 56 सबसेक्शन 2 और क्लॉज 10 के अंदर, और लास्ट डिस्कशन हमारा था टीडीएस के अंदर सेक्शन 194 एस के अंदर। अब हम लास्ट इसका कवर करने वाले हैं टॉपिक, और वो है इसको लेके कुछ सर्कुलर आए हैं। ओके, वो सर्कुलर हम यहां पर कवर करेंगे, और इस सर्कुलर को कवर करने के बाद में हमारे लिए वर्चुअल डिजिटल असेट को लेके कंप्लीट डिस्कशन हो चुका होगा। और मैं मान के चल रहा हूं कि इस अटेम्प्ट के अंदर इसको लेके क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको लेके, एक तो है टीडीएस का प्रोविजन और एक है इसको टैक्सेबिलिटी का प्रोविजन। तो दो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इसको लेके बिल्कुल क्या बन सकेगा, एक क्वेश्चन वो क्या कर सकेंगे, बना सकेंगे। तो आपके लिए एक क्वेश्चन और एक लेक्चर से क्या होने वाला है, प्रिपेयर होने वाला है। आइए अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, हमारा सर्कुलर कवर कर लेते हैं। सर्कुलर को लेके बता दूं, देखना आपको पूरा है, ठीक है। आप इसको भले इंक्रीज स्पीड से करके देख लीजिए, 1.5x पे करके देख लीजिए, लेकिन देखिए जरूर। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो सर्कुलर हम अभी कवर करने वाले हैं, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि शायद इसमें से कोई क्वेश्चन इसमें से ना बने, सर्कुलर से ना बने। लेकिन हाँ, जरूर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। सर्कुलर जो पढ़ने वाले हैं इसमें से नहीं मिले, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आप इसे 1.5x स्पीड पे कवर कर सकेंगे। तो क्वेश्चन बना के हमको सर्कुलर यहां पर क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। क्वेश्चन है, हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, मतलब टीडीएस किसको काटना है। तो 194 के अंदर हमने देखा था, जो भी पेयर होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट करने के लिए, ओके, टू किसको, रेसिडेंट को, उसे टीडीएस काटना होता है एट द रेट ऑफ 1%। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, वो ये कह रहे हैं कि किसको टीडीएस काटना होगा, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट, वर्चुअल डिजिटल असेट का ट्रांसफर हुआ है, ये हुआ है ऑन और थ्रू एन एक्सचेंज के थ्रू हुआ है। तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जब एक्सचेंज के थ्रू अगर आपने कोई ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट करा है, तो उस केस के अंदर टीडीएस कौन करेगा, एंड पेमेंट इज मेड बाय द परचेजर टू एक्सचेंज डायरेक्टली और थ्रू ब्रोकर। क्वेश्चन ये है, टीडीएस कौन करेगा, और खास बात है तब पूछ रहे हैं जब पेमेंट बायर ने किसको करा हो, एक्सचेंज को करा हो, ठीक है ना, और एक्सचेंज ने बाद में किसको करा हो, सेलर को करा हो। तो यहां पर पहले बायर एक्सचेंज को पेमेंट कर रहा है, और एक्सचेंज किसको कर रहा है, सेलर को पेमेंट कर रहा है। ओके, तो उस केस के अंदर टीडीएस कौन करने वाला है। तो यहां पर हमको आंसर दिया गया है, आइए उस आंसर को हम यहां पर क्या करते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194S, मतलब बोल रहे हैं सेक्शन 194S के अकॉर्डिंग, एनी पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी रेसिडेंट एनी सम बाय वे ऑफ कंसीडरेशन। तो यहां पर कह रहे हैं टीडीएस काटने की लायबिलिटी किसी भी पर्सन पे होगी, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस रेलेवेंट नहीं है, जिसको भी क्या है, रेस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट का, रेसिडेंट को इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, उसको टीडीएस काटना क्या था, रिक्वायर्ड था। तो पहले इन्होंने जनरल बात बताई है, अभी भी जनरल पे आते हैं। 10 इन पीयर टू पीयर, मतलब जहां सेलर और बायर एक दूसरे को क्या करते हैं, जानते हैं, एक्सचेंज के केस में नहीं जानते। तो अभी बात कर रहे हैं अगर वो ट्रांसफर अदर देन क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, मतलब ऑफलाइन हुआ है। तो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, द बायर जो होगा दैट इज द पर्सन पेइंग द कंसीडरेशन। तो बायर क्या होगा, रिक्वायर्ड टू डिडक्ट क्या होगा, टैक्स होगा, अंडर सेक्शन कौन से के अंदर, 194S के अंदर। द टैक्स सो डिडक्टेड, जो बायर ने क्या करा होगा, टैक्स डिडक्ट करा होगा, इज रिक्वायर्ड टू बी डिपोजिटेड, उसे सरकार को क्या करना है, जमा कराना रिक्वायर्ड है, इन अकॉर्डेंस विद द टाइम, जितना भी टाइम बताया गया है, एंड प्रोसीजर, जो भी स्टेटमेंट उसको फाइल करने होंगे वो सब इसको प्रोसीजर कंप्लायंस करनी होगी। मतलब टीडीएस किसको करना है, इन्होंने कहा बायर को करना है, किस केस में, इन पीयर टू पीयर, मतलब जहां बायर सेलर एक दूसरे को क्या करते हैं, जानते हैं। यही हमने 194S के अंदर कवर किया था। इसके बाद में बोल रहे हैं आफ्टर डिडक्शन,
बायर टीडीएस काटने के बाद में द डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश क्वार्टरली स्टेटमेंट, उनको एक क्वार्टरली स्टेटमेंट फर्निश करना होगा। हम देखेंगे क्वार्टरली स्टेटमेंट के फॉर्म भी हैं। फॉर्म 26 कौन सा है, क्यू है, ठीक है ना। फॉर्म 26 कौन सा है, क्यू है, ठीक है। फॉर ऑल सच ट्रांजेक्शन ऑफ द क्वार्टर, इसकी क्वार्टरली क्या होगी, फर्निशिंग होगी अप्रैल मई जून की, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, जुलाई की लास्ट डेट। इस तरह से इनकी क्या है, ड्यू डेट है, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। तो जो भी ड्यू डेट बताइए फॉर्म 26 क्या करने की, देने की। फॉर्म 26 क्यू या फिर फॉर्म 26 क्यू ई होता है। अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन हो तो फॉर्म हो जाता है 26 क्यू ई, एल्स नहीं तो फॉर्म होता है कौन सा, 26 क्यू। तो इसकी क्वार्टरली आपको क्या करनी पड़ेगी, फर्निशिंग करनी पड़ेगी। और स्पेसिफाइड पर्सन के केस में फॉर्म हो जाएगा 26 क्यू ई। ओके, अब इसके बाद में आते हैं और यहां पर कह रहे हैं हाउएवर का मतलब हालांकि, इफ द ट्रांजेक्शन इज टेकिंग प्लेस थ्रू एन एक्सचेंज। और यही हमारा क्वेश्चन था कि पीयर टू पीयर, मतलब पीयर टू पीयर केस में तो हम बायर सेलर को जानता है तो उसका टीडीएस काट के पैन नंबर से जमा करा देगा। लेकिन अगर वही ट्रांजेक्शन किसके थ्रू हो रही है, एक्सचेंज के थ्रू हो रही है, तो बायर तो सेलर को जानता ही नहीं है, ठीक है। बायर सेलर को नहीं जानता, हो सकता है कि सेलर कौन हो, उस केस में हो सकता है कि सेलर खुद क्या हो, एक्सचेंज ही हो। मतलब उस वर्चुअल डिजिटल असेट को कौन ओन कर रहा हो, खुद एक्सचेंज कर रहा हो सकता है कि सेलर कौन हो, खुद ब्रोकर हो, ठीक है ना। ब्रोकर का क्या हो, वर्चुअल डिजिटल असेट हो। या फिर हो सकता है कि सेलर कौन हो, कोई अदर ही क्या हो, पर्सन हो, ठीक है ना। सेलर कौन हो, अदर ही क्या हो, पर्सन हो। मतलब हम तो कौन हो गए, बायर हो गए, उसको हम बोल देते हैं नंबर 1 पर्सन, ठीक है ना। हो सकता है कि हमारा सेलर एक्सचेंज हो सकता है कि सेलर हमारा थर्ड नंबर का पर्सन ब्रोकर, और हो सकता है कि ये दोनों नहीं हो के कौन हो, अदर पर्सन हो, ठीक है। जिस तरह से मैं खरीद रहा हूं, हो सकता है कि कोई उसको क्या कर रहा हो, बेच रहा हो। तो अब एक्सचेंज के केस में प्रॉब्लम यह है कि बायर तो जानता ही नहीं है कि सेलर एक्सचेंज है, सेलर ब्रोकर है, या सेलर क्या है, अदर पर्सन है। तो वो टीडीएस काटे किसका, तो बस यही हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब हम यहां पर देखेंगे अलग अलग केस में कि अगर सेलर मान लो ब्रोकर हो या अदर पर्सन हो, या सेलर खुद कौन हो, एक्सचेंज हो, तो फिर टीडीएस का किस तरह से डिडक्शन होना है। ओके, तो अब यहां पर हमको सिखाया जा रहा है और बोल रहे हैं देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्शन रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 194 एस एट मल्टीपल स्टेज। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि अगर एक्सचेंज के थ्रू अगर आप ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट कर रहे हो और आप बाय कर रहे हो, तो टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट मल्टीपल स्टेज पे हो सकती है। कैसे, जैसे बायर ने पेमेंट किसको करा, एक्सचेंज को करा, एक्सचेंज ने पेमेंट किसको करा, ब्रोकर को करा, और ब्रोकर ने पेमेंट किसको करा, फिर अदर पर्सन जो सेलर था उसको करा। तो हो गया मल्टीपल स्टेज। यहां पर भी पेमेंट हो रहा है ट्रांसफर ऑफ किसका, वर्चुअल डिजिटल एसेट का। ये भी इनको पेमेंट उसी बात का कर रहे हैं, ये भी पेमेंट उसी बात का कर रहे हैं। या फिर हो सकता है बायर ने पेमेंट एक्सचेंज को करा हो, एक्सचेंज ने पेमेंट किसको करा हो, ब्रोकर को करा हो, क्योंकि ब्रोकर ही क्या हो, सेलर हो। तो अगेन क्या हो गया, मल्टीपल क्या हो गया, स्टेज हो गया, ठीक है ना। अगेन क्या हो गया, मल्टीपल क्या हो गया, स्टेज हो गया। या फिर हो सकता है बायर ने पेमेंट एक्सचेंज को करा हो और एक्सचेंज ने पेमेंट सीधा डायरेक्टली क्या कर दिया हो, सेलर को कर दिया हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगेन मल्टीपल स्टेज हो रहा है। तो अब यहां पर बोल रहे हैं कि द पॉसिबिलिटी है कि टीडीएस की रिक्वायरमेंट यहां पर क्या हो, मल्टीपल स्टेजेस के अंदर हो। हैंस इन ऑर्डर टू रिमूव डिफिकल्टी, तो डिफिकल्टी को यहां पर रिमूव करने के लिए सर्कुलर लेकर आए हैं फॉर ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस। ट्रांजेक्शन जो हुई है, जैसे कि यहां पर एक ट्रांजेक्शन, ये दो, ये तीन, एक ही ट्रांजेक्शन में 3 बार क्या हो रहा है, पेमेंट करना पड़ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, 2 बार, और यहां पर हो रहा है 2 बार। तो ये जो ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस हुई है थ्रू कौन से, एक्सचेंज के, द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी ने क्या कर रखा है, इश्यू कर रखा है। आपको ध्यान हो, क्लैरिफिकेशन सर्कुलर कौन लाता है, सीबीडीटी लाता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशन लाए हैं, किसको करना है टीडीएस, क्या टीडीएस बायर को ही करना है, या फिर टीडीएस की रिक्वायरमेंट किस पे डालेंगे, एक्सचेंज पे डालेंगे, या फिर किस पे डालेंगे, ब्रोकर पे डालेंगे, या फिर सभी को ही क्या करना होगा, टीडीएस करना होगा। उसके लिए हम इस सर्कुलर से क्या कर लेते हैं, चीजों को सीख लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं इन ए केस, मतलब उस केस की बात कर रहे हैं वेयर द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, मतलब जब वर्चुअल डिजिटल एसेट 2 क्लॉज 47 ए का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, चाहे वो कैपिटल एसेट हो चाहे वो नहीं हो, टेक्स प्लेस मतलब हुआ है, थ्रू किसके हुआ है, एक्सचेंज के थ्रू हुआ है। और जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है ट्रांसफर हुआ है, इज ओन्ड बाय ए पर्सन अदर देन एक्सचेंज। इसका मतलब हो सकता है कि वो ब्रोकर का हो,
ठीक है, तो आप पेमेंट एक्सचेंज को करोगे, एक्सचेंज किसको करेगा, ब्रोकर को करेगा, या फिर आप पेमेंट एक्सचेंज को करोगे, एक्सचेंज सीधा किसको करेगा, जो सेलर है अदर देन ब्रोकर उसको कर रहा है। मतलब एक्सचेंज क्या नहीं है, ओनर नहीं है वर्चुअल डिजिटल एसेट का। ओके, मतलब एक्सचेंज को भी आगे क्या करना है, पेमेंट करना है। हमें एक्सचेंज को करना है, एक्सचेंज को क्या करना है, आगे करना है, ब्रोकर को करना है, या डायरेक्टली किसको करना है, सेलर को करना हो सकता है ब्रोकर ही क्या हो, सेलर हो। उस केस के अंदर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट क्या होगी, आइए सीखते हैं, आप भी सीखिए। इन दिस केस, इस केस के अंदर जहां एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही है और एक्सचेंज क्या नहीं है, ओनर नहीं है, बायर वुड बी क्रेडिटिंग, बायर क्या करेगा, क्रेडिट करेगा और पेमेंट करेगा, मेकिंग पेमेंट करेगा किसको, एक्सचेंज को। ओके, देन एक्सचेंज, अब एक्सचेंज क्या करेगा, वुड बी रिक्वायर्ड, अब एक्सचेंज को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, पेमेंट करना होगा किसको, ओनर को। हो सकता है ओनर कौन हो, खुद ब्रोकर हो, और हो सकता है कोई अदर देन क्या हो, ब्रोकर हो। तो एक्सचेंज को आगे भी क्या करना है, पेमेंट करना है। सिंस देयर आर मल्टीपल लेयर्स हो रही है, हम किसको कर रहे हैं, एक्सचेंज को क्रेडिट पेमेंट कर रहे हैं, एक्सचेंज आगे क्या कर रहा है, सेलर को क्रेडिट और क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। तो मल्टीपल प्लेयर्स हैं। टू रिमूव डिफिकल्टी, अब इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए क्लैरिफिकेशन ये है, इट हैज बीन क्लेरिफाइड दैट, और यहां पर क्या कर दिया गया है, क्लेरिफाई कर दिया गया है, टैक्स में बी डिडक्टेड, टैक्स काटा जा सकेगा, होगा तो 194(s) में ही होगा, ओनली बाय द एक्सचेंज। ठीक है ना, अब यहां पर यह क्लैरिफिकेशन है कि यह चीज पॉसिबल है कि सिर्फ एक्सचेंज ही क्या काटे, टीडीएस काटे, विच इज क्रेडिटिंग, जो क्रेडिट कर रहा है, पेमेंट कर रहा है किसको, सेलर को। सेलर ब्रोकर भी हो सकता है और अदर देन ब्रोकर भी हो सकता है, मतलब बायर को टीडीएस काटना क्या नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। इन केस, इस केस में जहां ब्रोकर ओन्स द वर्चुअल डिजिटल एसेट, अगर वो वर्चुअल डिजिटल एसेट का ओनर कौन है, ब्रोकर है, तो एक्सचेंज ब्रोकर को पेमेंट करेगा, क्रेडिट करेगा, उस समय वो टीडीएस करेगा। और अगर जो हमारा ओनर है वो ब्रोकर नहीं है, तो एक्सचेंज जब सेलर को क्या करेगा, क्रेडिट और पेमेंट करेगा, तो उस समय वो उसका क्या करेगा, टीडीएस करेगा। तो इसका मतलब क्लैरिफिकेशन ये है कि हमें बायर को टीडीएस नहीं करना है जब ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हो रही है, एक्सचेंज के थ्रू हो रही है, एक्सचेंज के थ्रू हो रही है। और मल्टीपल क्या है, प्लेयर्स हैं, मल्टीपल प्लेयर्स हैं, मतलब हम तो कौन थे, बायर थे, बायर ने क्रेडिट और पेमेंट करा किसको, एक्सचेंज को, और एक्सचेंज ने करा किसको, सेलर को। सेलर ब्रोकर भी हो सकता है और अदर देन क्या हो सकता है, ब्रोकर भी हो सकता है। तो टीडीएस की रिक्वायरमेंट किस पर आएगी, एक्सचेंज पर आएगी। 194(s) ने ये क्या दिया है, क्लेरिफिकेशन दिया है। और यहां पर मल्टीपल प्लेयर्स क्या हो गए, पहले मल्टीपल लेयर बन रही यहां पर, और ये सेकंड भी हो गई। ठीक है, बात समझ में आई ये वाली आपके, चलिए ठीक है, ओके। अब आते हैं आगे, इन ए केस, अब ये उस केस की बात कर रहे हैं जहां पर क्रेडिट और पेमेंट जो हुआ है एक्सचेंज और सेलर इज थ्रू ए क्या हुआ है, ब्रोकर के थ्रू हुआ है। मतलब बायर ने किसको दिया, एक्सचेंज को दिया, एक्सचेंज ने पेमेंट क्रेडिट करा, पेमेंट करा, बायर ब्रोकर को करा, और ब्रोकर ने किसको करा, सेलर को करा। तो यहां पर भी मल्टीपल प्लेयर है। पहले वाले केस में एक्सचेंज ने सीधा पेमेंट किसको कर दिया था, सेलर को। सेलर ब्रोकर भी हो सकता था, अदर देन ब्रोकर भी हो सकता था, तो एक्सचेंज नहीं करा था। अब यहां पर पहले बायर एक्सचेंज को कर रहा है, एक्सचेंज ब्रोकर को कर रहा है, और ब्रोकर किसको कर रहा है, किसी सेलर को कर रहा है। मतलब ब्रोकर क्या नहीं है, ओनर नहीं है। अब इस केस के अंदर टीडीएस क्या होगा, तो बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है टू डिडक्ट टैक्स, मतलब टीडीएस काटने की 194(s) में, शैल बी ऑन बोथ, मतलब दोनों को टीडीएस काटना रिक्वायर्ड है, एक्सचेंज को भी और किसको, ब्रोकर भी। तो क्लैरिफिकेशन है, मतलब हमें तो टीडीएस नहीं काटना है बायर को, ये हमने नई चीज सीख ली। जब भी एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हैं तो टीडीएस कौन करेगा, जब एक्सचेंज ब्रोकर को क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर करेगा तो वो टीडीएस करेगा 1% की रेट से, और ब्रोकर जब सेलर को क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर करेगा तो वो भी क्या करेगा, 1% क्या करेगा, टीडीएस करेगा। लेकिन हाउएवर यहां पर क्या लगा दिया, हालांकि लगा दिया, अगर उनका, अगर कंडीशन ये है कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट है, अगर है, एल्स नहीं तो दोनों क्या है, लाइबल है टीडीएस काटने के लिए, एल्स नहीं तो दोनों लाइबल है। लेकिन अगर रिटर्न एग्रीमेंट है, किन के बीच में, एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है, जो कि होता है, प्रैक्टिकली तो होता ही है, ओके, ब्रोकर के बीच में है, डेट ब्रोकर शैल बी डिडक्टिंग, मतलब उसमें रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया गया और एग्रीमेंट में तय ये कर लिया है कि ब्रोकर क्या करेगा, टीडीएस करेगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। मतलब वो जब सेलर को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, पेमेंट करेगा, उस समय क्या होगा, टीडीएस होगा। अगर ऐसा एक्सचेंज के साथ में रिटर्न एग्रीमेंट है तो उस स्थिति के अंदर देन
ब्रोकर अलोन, सिर्फ ब्रोकर ही क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा 194S में। उस केस में एक्सचेंज वाले को टीडीएस करना रिक्वायर्ड नहीं है। तो प्राइमा फेसी तो इन्होंने कह दिया दोनों को करना रिक्वायर्ड है। और रिटर्न एग्रीमेंट है तो बायर ने किसको करा, एक्सचेंज को करा, एक्सचेंज ने किसको करा, ब्रोकर को करा, और ब्रोकर ने किसको करा, सेलर को करा। तो ब्रोकर जब क्या करेगा, सेलर को करेगा, तब उसे 194S में टीडीएस काटना रिक्वायर्ड होगा, अगर ब्रोकर और एक्सचेंज के बीच में ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट हो रखा है तो। और अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, अगर नहीं है, तो उस केस के अंदर जब एक्सचेंज ब्रोकर को करेगा तो भी उसको 194S में टीडीएस काटना रिक्वायर्ड होगा। मतलब बायर को टीडीएस काटना क्या नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है ना, क्या नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये देखिए हमने क्लैरिफिकेशन क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं, क्लैरिफिकेशन देख लिए। और आगे बढ़ते हैं यहां पर इन ए केस। अब ये तीसरे केस की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट हुआ है, मतलब ट्रांसफर हुआ है वर्चुअल डिजिटल एसेट का, हम बायर हैं, ठीक है, और वो हुआ किसके थ्रू है, एक्सचेंज के थ्रू हुआ है। और वर्चुअल डिजिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड, बीइंग ट्रांसफर्ड इज ओन्ड बाय एक्सचेंज। मतलब यहां पर मल्टीपल लेयर नहीं होगी, ब्रोकर और सिर्फ क्या है, ब्रोकर नहीं, बायर और क्या है, एक्सचेंज, क्योंकि जो एक्सचेंज है वो ही क्या है, सेलर है। ठीक है ना, क्योंकि वो ही वर्चुअल डिजिटल एसेट का क्या है, ओनर है। वर्चुअल डिजिटल एसेट मतलब वीडीए का क्या है, ओनर है। तो यहां पर मल्टीपल प्लेयर नहीं है, ब्रोकर क्या करेगा, एक्सचेंज को पेमेंट करेगा। अब यहां पर क्वेश्चन है क्या इस वाले केस में ब्रोकर को टीडीएस करना होगा। ब्रोकर गलत बोला जा रहा हूं बार बार, ठीक है ना, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, मन में चल रहा है बायर, ठीक है। और बायर क्रेडिट कर रहा है, पेमेंट कर रहा है किसको, एक्सचेंज को, और जो एक्सचेंज है वो ही बेसिकली कौन है, सेलर है, क्योंकि वो ही वर्चुअल डिजिटल एसेट का ओनर है। तो यहां मल्टीपल प्लेयर नहीं है। तो यहां क्वेश्चन बनता है कि इस केस में बायर को टीडीएस करना होगा, बायर को टीडीएस करना होगा। तो यहां पर बोल रहे हैं इन दिस केस, ये जो केस बताया गया है इसमें कोई मल्टीपल प्लेयर्स नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहां पर कोई मल्टीपल प्लेयर नहीं है। बायर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, यस, इन्होंने बोला है कि इस स्थिति में बायर को टीडीएस काटना रिक्वायर्ड है 194S में। हालांकि हाउएवर लगा दिया, देयर में बी प्रैक्टिकल इश्यू, ऐसा हो सकता है, देर में भी हो सकता है, और मैं कह रहा हूं हो नहीं सकता। मान लीजिए ऐसा है कि बायर को मालूम ही नहीं है, बायर में नॉट नो, बायर को मालूम ही नहीं है कि एक्सचेंज उसका ओनर है, कि ब्रोकर उसका ओनर है, या कोई और अदर क्या है उसका ओनर है। मतलब बायर को मालूम ही नहीं है, तो बायर टीडीएस किसका करे। इन्होंने कहा है कि टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट बायर पे है, लेकिन इन्होंने हालांकि लगा के बोला कि ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि बायर को मालूम ही नहीं हो कि वेदर द वर्चुअल डिजिटल एसेट बीइंग ट्रांसफर, जो ट्रांसफर हुआ है, उसने जो खरीदा है, इज ओन्ड बाय एक्सचेंज, उसको एक्सचेंज ओन कर रहा है, या कोई ब्रोकर कर रहा है, या कोई और अदर पर्सन कर रहा है। तो ये उसको मालूम ही नहीं है। हेंस इसलिए देयर में बी जेन्युइन डाउट, इस ऐसी स्थिति में बिल्कुल डाउट बनता है उसके माइंड में, बायर के माइंड में, विथ रिगार्ड टू इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट क्या है, टैक्स। तो मैं टीडीएस कैसे काटूं, किसका काटूं मैं, अंडर सेक्शन 194S। तो यहां पर भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। तो पहले तो बोला बायर को करना है, लेकिन बाद में कहा बायर को करना है, लेकिन बायर करे कैसे, क्योंकि बायर को मालूम ही नहीं है कि सेलर कौन है, सेलर एक्सचेंज है, ब्रोकर है, या अदर पर्सन है। तो वो किसका टीडीएस क्या करे, काटे। टू रिमूव दिस डिफिकल्टी, अब इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए इन्होंने यहां पर इट हैज बीन क्लेरिफाई करा है। वाइल द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मुख्य रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सेक्शन ने बनाई है टू डिडक्ट टैक्स करने की 194S के अंदर, इन दिस केस रिमेन्स विद द बायर। तो प्राइमा फेसी तो बायर पे ही है, क्योंकि यहां मल्टीपल प्लेयर नहीं है। जहां मल्टीपल प्लेयर नहीं है वह बायर पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एज एन अल्टरनेटिव द एक्सचेंज में एंटर रिटर्न एग्रीमेंट, अब यहां पर एक्सचेंज क्या कर सकता है, रिटर्न एग्रीमेंट कर सकता है, किसके साथ में, बायर के साथ में, ठीक है ना। इन रिगार्ड टू ऑल सच ट्रांजैक्शन, ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट कर सकता है। और रिटर्न एग्रीमेंट में ये होगा द एक्सचेंज वुड बी पेइंग, मतलब बायर आप टीडीएस मत काटो, एक्सचेंज जो होगा ना वो टीडीएस क्या कर देगा, जमा करा देगा, पेइंग द टैक्स ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फॉर क्या है, डेट क्वार्टर। तो यहां पर भी आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वही बात आ रही है कि रिटर्न क्या हो, अगर एग्रीमेंट हो तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो किसके ऊपर है, बायर के ऊपर ही है। किसके ऊपर है, बायर के ऊपर है। लेकिन एक जेन्युइन डाउट आ रहा था कि मालूम ही नहीं है कि ओनर कौन है। तो अगर ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट है, और रिटर्न एग्रीमेंट ये है कि एक्सचेंज वुड भी क्या करेगा, टैक्स जमा करा देगा, तो उस केस में हमें टीडीएस काटना क्या नहीं होगा, रिक्वायर्ड नहीं होगा।
ठीक है, तो वो सारे स्टेटमेंट भी जो होंगे ना टीडीएस के, फिर वो कौन करेगा, एक्सचेंज ही करेगा। द एक्सचेंज वुड बी रिक्वायर्ड, तो उस केस के अंदर एक्सचेंज को ये भी रिक्वायर्ड होगा कि वो क्वार्टरली स्टेटमेंट जो होता है वो क्वार्टरली स्टेटमेंट क्या करे, ठीक है, फॉर्म 26 QF, ठीक है ना। वैसे तो फॉर्म 26 कौन सा होता है, क्यू होता है, ठीक है, बायर पे। अगर बायर स्पेसिफाइड पर्सन है तो वो फॉर्म हो जाता है 26 QE हो जाता है, और अगर एक्सचेंज को करना हो तो वही फॉर्म 26 क्या हो जाता है, QF हो जाता है। उम्मीद करता हूं ऐसी चीजें तो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो मतलब टीडीएस भी आप एक्सचेंज ही जमा करा देगा, स्टेटमेंट भी कौन कर देगा, एक्सचेंज ही कर देगा। ओके, तो ये हमने यहां पर क्या देखा है, क्लैरिफिकेशन देख लिया। तो क्लैरिफिकेशन में पहले ये था, बायर था, एक्सचेंज था, और एक्सचेंज ने मान लीजिए किसको करा, सेलर को करा। अब सेलर ब्रोकर भी हो सकता है और अदर पर्सन भी हो सकता है। ये लीजिए, सेलर ब्रोकर भी हो सकता है और सेलर कौन हो सकता है, ओपी अदर पर्सन। तो पहले क्लैरिफिकेशन यहां पर था कि यहां पर टीडीएस कौन करेगा, यहां पर टीडीएस क्या करेगा, एक्सचेंज ही करेगा। शॉर्ट में सिखा दिया आपको, ठीक है ना, जितना भी लिखा है पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। बायर ने किसको करा, एक्सचेंज को करा, एक्सचेंज ने किसको करा, यहां पर ब्रोकर को करा, और ब्रोकर ने किसको करा, अदर पर्सन को करा। तो पहले तो कहा कि दोनों ही टीडीएस काटने के लिए लायबल है, 194 किसके अंदर, यहां पर एस में, और यह भी 194 किस में, एस में, ठीक है ना। दोनों ही क्या है, यहां पर टीडीएस काटना रिक्वायर्ड होगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ कौन सा होगा, जो पेमेंट होगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में अगर WA है, रिटर्न एग्रीमेंट है, और रिटर्न एग्रीमेंट यह है कि बायर जब क्या करेगा, अदर पर्सन को क्रेडिट और पेमेंट करेगा तो वो टीडीएस करेगा। अगर ऐसा है तो फिर उस केस में ओनली बायर ब्रोकर को ही क्या करना होगा, टीडीएस करना होगा। उस केस में सिर्फ ब्रोकर को ही टीडीएस करना होगा, ठीक है। और तीसरा है कि बायर है और कौन है, एक्सचेंज है, क्योंकि एक्सचेंज ही कौन है, सेलर है। तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो किसके ऊपर डाली है, उन्होंने बायर के ऊपर ही डाली है, 194 किसमें, एस में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है आगे, और कहा है कि रिटर्न क्या हो, एग्रीमेंट हो। रिटर्न एग्रीमेंट हो तो वो टीडीएस कौन जमा करा देगा, एक्सचेंज क्या करेगा, जमा कराएगा, 194 एस वाला टीडीएस जमा कराएगा, और वो ही क्या करेगा, उसका स्टेटमेंट भी क्या कर देगा, फर्निश कर देगा। अगर क्या हो रखा है, रिटर्न एग्रीमेंट है, नहीं है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, बायर के ऊपर है। लेकिन जेन्युइन डाउट आ रहा था कि सेलर कौन है, एक्सचेंज है, ब्रोकर है, या अदर पर्सन है। तो इस स्थिति में अगर ऐसा डाउट आता है तो इन्होंने कहा कि रिटर्न एग्रीमेंट एंटर हो रखा हो तो एक्सचेंज उसका टीडीएस क्या करेगा, खुद क्या कर देगा, जमा करा देगा, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि अब इसके अंदर कोई दिक्कत वाली क्या होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। बड़े सिंपल तरीके से आसान शब्दों में आपको क्या करा है, बता दिया है। ओके, यस यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जहां पर हमने जो ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट करा है इन ए कंसीडरेशन, जो कि क्या है, काइंड है, या फिर इन एक्सचेंज ऑफ अनदर वर्चुअल डिजिटल असेट, मतलब कंसीडरेशन जो हम दे रहे हैं काइंड में दे रहे हैं। तो अब ये जानना चाहते हैं कि उस केस में टीडीएस कैसे होगा। तो आपको तो ध्यान हो कि हमने सेक्शन 194 एस के अंदर पढ़ लिया था कि अगर कंसीडरेशन होली इन काइंड है, ठीक है, या फिर इन एक्सचेंज ऑफ अनदर क्या है, वर्चुअल डिजिटल एसेट है, या फिर पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड है, और कैश पोर्शन सफिशिएंट नहीं है टैक्स डिडक्शन के लिए, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि बायर कंसीडरेशन, काइंड कंसीडरेशन को तभी रिलीज करेगा जब वो एंश्योर हो जाएगा कि सेलर ने टैक्स क्या कर दिया है, जमा करा दिया है। तो सेलर गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा देगा, उसका चालान बायर को क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। बायर एंश्योर हो जाएगा कि यस सेलर ने टैक्स जमा करा दिया है, तो जो काइंड कंसीडरेशन है वो उसको क्या कर देगा, दे देगा। तो ये हमने क्या करा था, ऑलरेडी वहां पर देखा था। तो ऑलरेडी ये तो पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन और कुछ आगे बदल जाए। इन द अबाउ सिचुएशन में जहां कंसीडरेशन काइंड में है या फिर इन एक्सचेंज ऑफ अदर कौन सा है, अनदर वर्चुअल डिजिटल असेट है, बायर विल रिलीज, बायर क्या करेगा, कंसीडरेशन दे देगा इन काइंड, काइंड वाला कंसीडरेशन दे देगा आफ्टर सेलर, उसके बाद में देगा आफ्टर सेलर प्रोवाइड प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स, मतलब सेलर बायर को प्रूफ देगा कि मैंने सरकार को टैक्स जमा करा दिया, उसी के बाद में बायर क्या करेगा, आपको कंसीडरेशन क्या करेगा, रिलीज करेगा। इन ए सिचुएशन वेयर वर्चुअल डिजिटल असेट ए, मान लो एग्जांपल ए है, उसका नाम ए है,
इज बीन एक्सचेंज विथ अनदर वर्चुअल डिजिटल असेट, कौन सा है? बी। ओके, तो बी है। बोथ द पर्सन, दोनों जो पर्सन है बायर और जो सेलर है, आर बायर एज वेल एज क्या बन जाएंगे? सेलर बन जाएंगे। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप सेलर हो, ठीक है ना, आप कौन हो? सेलर हो, और मैं कौन हूं? बायर हूं। मैं, तो आपने मेरे को मान लीजिए कौन सा ये बोल, जैसे इन्हीं के एग्जाम्पल से हम चलते हैं, तो इन्हीं के एग्जाम्पल से इन्होंने हमको मान लीजिए ए क्या करा है? सेल करा है, ठीक है ना, ए सेल करा है, तो मैं उसके कंसीडरेशन में आपको क्या दे रहा हूं? बी दे रहा हूं। उसके कंसीडरेशन में आपको बी दे रहा हूं। दूसरी तरीके से देखिए, तो मैं क्या बन चुका हूं? मैं भी सेलर बन चुका हूं, ठीक है ना, मैं क्या बन चुका हूं? सेलर बन चुका हूं, और मैं आपको सेल कर रहा हूं, कौन सा? बी। और उसके कंसीडरेशन में आप बायर हो, आप बी के बायर हो, और आप मेरे को कंसीडरेशन में क्या दे रहे हो? ए दे रहे हो, ठीक है। तो अगर इस केस में फिर टीडीएस कैसे होगा? तो सुनिए, जब सेलर ने ए मुझको सेल करा, तो मैंने उसका कंसीडरेशन आपको क्या दिया? बी दिया। तो मुझ बायर को, उस समय मैं बायर था, तो मुझे टीडीएस करना था बी का कितना परसेंट है? 1% क्या करना था? टीडीएस करना था। ओके, अब जब मैं सेलर बना, किसका? बी, मैं आपको सेल कर रहा हूं, और आप उसका कंसीडरेशन मुझको क्या दे रहे हो? ए दे रहे हो, तो आप बन गए बायर, ठीक है ना, आप बन गए बायर। तो आपको ए का क्या करना था? 1% क्या करना था? टीडीएस करना था। आपको 1% क्या करना था? टीडीएस करना था। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब आप जो सेलर हो, मेरे को क्या करो? प्रूफ दो, मेरे को प्रूफ दो कि आपने ए का 1% टीडीएस क्या कर दिया? जमा करा दिया है। तो मैं आपको बी क्या कर दूंगा? रिलीज कर दूंगा। सेम टाइम पे मैं आपको क्या दूंगा? प्रूफ दूंगा कि बी का 1% मैंने टीडीएस क्या कर दिया है? जमा करा दिया है। तो आप उसका कंसीडरेशन ए मुझको क्या कर देना? रिलीज कर देना, ठीक है। तो यहां पर क्या है? जो बायर है ए का, मतलब जो वीडीए ए का जो बायर है, वो सेलर भी है किसका? बी का, ठीक है। और जो सेलर है किसका? ए का, वो बायर भी है किसका? बी का। तो दोनों को ही यहां पर टीडीएस जमा करना होगा 1% जो जो कंसीडरेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, कंसीडरेशन दे रहे हैं उसका 1%। और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? मतलब एंश्योर करेंगे कि टैक्स जमा हो चुका है, तभी वो उसका कंसीडरेशन उसको क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो यहां पर यही बोला जा रहा है, वन इज बायर फॉर क्या है? ए, ठीक है। तो हम मान लीजिए बायर फॉर ए है, तो सेलर फॉर कौन सा है? बी भी है। अब आप क्या बन जाओगे? अनदर इज बायर फॉर बी। अब आप बन जाओगे बी के बायर, तो सेलर किसके बन जाओगे? ए के सेलर बन जाओगे। तो 10 यहां पर बोला जा रहा है, बोथ, दोनों को ही नीड टू पे टैक्स, दोनों को ही टीडीएस जमा कराना जरूरी है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसफर। उन्होंने जो वीडीए ट्रांसफर कराया उसके लिए उनको टीडीएस कराना क्या होगा? जमा कराना जरूरी होगा। एंड शो द एविडेंस, और उसका वो एविडेंस क्या करेंगे? शो करेंगे दूसरे को, सो डेट वर्चुअल डिजिटल असेट कैन भी क्या हो सकेगा? एक्सचेंज हो सकेगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? एविडेंस देंगे कि हमने टैक्स जमा करा दिया है, फिर वो एक दूसरे को करेंसी क्या कर सकेंगे? वीडीए, वीडीए क्या कर सकेंगे? एक्सचेंज कर सकेंगे। ओके, वीडीए क्या कर सकेंगे? एक्सचेंज कर सकेंगे। तो ये तो हमको चलो ठीक है, मालूम है, हमने सीख लिया। लेकिन हाउएवर, अब यहां पर लग रहा है हालांकि, इफ द ट्रांजैक्शन इज थ्रू एन एक्सचेंज, अगर ये किसके थ्रू हो? एक्सचेंज के थ्रू हो, तो हम अगेन नहीं जानते कि सेलर कौन है, सेलर एक्सचेंज ही है या सेलर ब्रोकर है या फिर सेलर कौन है, अदर क्या है, पर्सन है। तो इस केस के अंदर फिर टीडीएस कौन करेगा? ठीक है ना, हम एक दूसरे का टीडीएस कैसे कर लेंगे? मतलब बायर सेलर का कैसे करेगा और सेलर किसका? बायर का कैसे करेगा फिर उस केस में? तो ये क्वेश्चन बन रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर एक्सचेंज के थ्रू ये ट्रांजैक्शन हुई है तो देयर इज प्रैक्टिकल इश्यू, तो उस केस में एक प्रैक्टिकल इश्यू बन जाता है इसको इंप्लीमेंट करने के अंदर। इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस प्रैक्टिकल इश्यू, और इस प्रैक्टिकल इश्यू को सॉल्व करने के लिए और इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए, इट इज क्लैरिफाई, अब क्लैरिफिकेशन आ चुका है, सर्कुलर आ चुका है, डेट इन सच ए सिचुएशन, इस सिचुएशन में जहां पर सेलर भी बायर है और बायर भी सेलर है और एक्सचेंज के थ्रू करा जा रहा है, तो एज एन अल्टरनेटिव टैक्स में बी डिडक्टेड बाई क्या होगा? एक्सचेंज होगा। मतलब बायर को टीडीएस नहीं करना, सेलर को भी टीडीएस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ टीडीएस किसको करना होगा? एक्सचेंज को करना होगा।
और यही हमने पहले भी देखा था। तो सिर्फ किसको करना होगा, एक्सचेंज को करना होगा। तो अभी तक हम ये देख रहे हैं एक्सचेंज के थ्रू जब भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट कर रहे हैं, तो बायर को ये बोल रहे हैं टीडीएस काटना रिक्वायर नहीं है। उस केस में कौन कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा, या फिर पहले पढ़ा था हमने कौन कर लेगा, ब्रोकर कर लेगा। ऐसा हमने देखा। तो और यहां पर भी देख रहे हैं कि इस केस के अंदर ना तो बायर को करना है ना सेलर को करना है, कौन करेगा, एक्सचेंज करेगा। ओके। इफ सच एन अल्टरनेटिव मैकेनिज्म इज एक्सरसाइज, मतलब अगर एक्सचेंज यहां पर टीडीएस करता है तो एक्सचेंज वुड बी रिक्वायर्ड, और एक्सचेंज को अब रिक्वायर्ड होगा कि वो टीडीएस डिडक्ट करे बोथ लेग, दोनों को करना होगा। ठीक है ना, मतलब जब आप बायर हो, ठीक है ना, तो और उधर जो सेलर है वो जब क्या बनेगा, बायर बनेगा, तो उसका भी करना होगा, और इधर जो सेलर है वो जब बायर होगा उसका भी करना होगा। तो हमने एग्जांपल में क्या करा था, देखा था ना, ठीक है ना, इस वर्चुअल डिजिटल एसेट बी का 1% और इस वर्चुअल डिजिटल एसेट ए का भी क्या है, 1%। तो यहां पर कह रहे अब इस एक्सचेंज को ही क्या करना होगा, दोनों करना होगा। ठीक है ना, एक्सचेंज को ही क्या करना होगा, दोनों टीडीएस क्या करना होगा, डिडक्ट करके जमा कराना पड़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है। और इन द फॉर्म 26Q में इट विल नीड टू रिपोर्ट, और इसको स्टेटमेंट देना पड़ेगा फॉर्म 26 किसके अंदर, क्यू के अंदर, कि टैक्स डिडक्टेड हुआ है बोथ लेग पे, दोनों पे मैंने टीडीएस काट लिया है, ए का भी 1% काटा है और बी का भी कितना काट लिया है, 1% मैंने टीडीएस क्या कर लिया है, काट लिया है। ओके, देन बायर एंड सेलर वुड नॉट बी इंडिपेंडेंटली रिक्वायर्ड, फिर ना तो बायर को टीडीएस करना रिक्वायर्ड होगा और ना ही सेलर को टीडीएस करना रिक्वायर्ड होगा, दोनों का टीडीएस कौन करेगा, एक्सचेंज ही करेगा। ठीक है, तो इन दोनों को टीडीएस काटना क्या नहीं होगा, रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो पहले तो हमने कहा था इनको एंश्योर करना था पहले कि सामने वाले ने टैक्स जमा करा दिया है, तभी वो क्या करेगा, आपको कंसीडरेशन रिलीज करता। लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं है, जब एक्सचेंज कर रहा है तो आप तो एक्सचेंज को क्या कर देना, दे देना, जैसे आप बी दे देना और वो उसको क्या कर देगा, ए दे देगा। एक्सचेंज बी का 1% टीडीएस काट लेगा और ए का भी 1% टीडीएस काट लेगा, उसको आईएनआर में कन्वर्ट करा के सरकार को क्या कर देगा, जमा करा देगा। तो बायर और सेलर को अब टीडीएस काटना रिक्वायर्ड नहीं होगा। द टैक्स विथहेल्ड, तो ए का 1% जो एक्सचेंज ने विथहेल्ड करा और बी का 1% जो एक्सचेंज ने विथहेल्ड करा है, एंड कन्वर्टेड इनटू आईएनआर, और उसको आईएनआर में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करके शैल बी डिपोजिटेड, डिपोजिट कराना पड़ेगा किसको, गवर्नमेंट अकाउंट को, एज पर द टाइमलाइन। ठीक है, तो जो भी टीडीएस जमा कराने की ड्यू डेट बताइए उस ड्यू डेट तक जमा कराना पड़ेगा। तो क्या होगा, एक्सचेंज ही ए का कितना करेगा, 1% टीडीएस डिडक्ट करेगा, एक्सचेंज ही बी का क्या करेगा, 1% टीडीएस क्या करेगा, डिडक्ट करेगा। ओके, कहने का मतलब यहां पर यह है, कहने का मतलब यह है कि अगर इसके बीच में कौन आ जाता है, इनके बीच में एक्सचेंज आ जाता है, इनके बीच में क्या आ जाता है, एक्सचेंज आ जाता है। ओके, तो एक्सचेंज क्या करेगा, बी का 1% टीडीएस करेगा और अब उसको कितना देगा, इस सेलर को कितना देगा, सेलर को रिमेनिंग कितना देगा, बी का 99% क्या कर देगा, दे देगा। ये वर्चुअल डिजिटल एसेट किसको दे देगा, इस सेलर को दे देगा। और ये सेलर जब कंसीडरेशन क्या कर रहा है, ए कर रहा है, तो एक्सचेंज क्या करेगा, ए का 1% टीडीएस कर लेगा और फिर ए का जो क्या होगा, 99% होगा, 99% जो होगा वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट, जो भी उसकी क्या होगी, वर्चुअल बिटकॉइन है या कुछ भी है, वो किसको दे देगा, इसको दे देगा, और 99% इसको दे देगा। और ये दोनों का 1% जो है, इसको किस में कन्वर्ट करके, आईएनआर में कन्वर्ट करेगा, इसको भी किस में कन्वर्ट करेगा, आईएनआर में कन्वर्ट करेगा, और आईएनआर में कन्वर्ट करके सरकार को क्या करेगा, जमा करा देगा, सरकार को जमा करा देगा। ठीक है, तो इन्होंने यहां पर क्लैरिफाई कर दिया है कि देयर वुड नॉट बी एनी फर्दर टीडीएस फॉर कन्वर्टिंग द टैक्स विथहेल्ड इन काइंड इन फॉर्म ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट इनटू आईएनआर। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जब आपने ए का 1% क्या करा, टीडीएस करा, ठीक है ना, और फिर आपने उसको आईएनआर में क्या करा, कन्वर्ट करा, तो ये जब आपने इसको आईएनआर में क्या करा है, कन्वर्ट करा है, इस कन्वर्जन पे कोई भी 194S में क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। सेम विथ जब आपने बी का 1% टीडीएस काटा था, ठीक है ना, तो ये बी का 1% जितना भी टीडीएस हुआ, इसको जब आपने आईएनआर में क्या करा, कन्वर्ट करा, तो इस कन्वर्ट करने पर भी 194S में किसी भी तरह का क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। ठीक है ना, क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। ओके, चलिए
तो ये हमने यहां पर देख ली। अब इसको इन्होंने हमको एग्जाम्पल से भी यहां पर क्या कर रखा है, समझा रखा है। और आई थिंक ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। और जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसा ही होने वाला है कि क्या होगा, ए का 1% टीडीएस करेगा, कौन करेगा, एक्सचेंज करेगा, और रिमेनिंग 99% किसको दे देगा, रिमेनिंग 99% दूसरे को दे देगा। इसी तरह बी का क्या करेगा, 1% क्या करेगा, एक्सचेंज टीडीएस करेगा, और रिमेनिंग 99% क्या करेगा, वो आपको एज ए कंसीडरेशन की तरह दे देगा। अब यहां पर इस ये जो वीडीए है इसको आईएनआर में क्या करा जाएगा, कन्वर्ट करा जाएगा। इसको आईएनआर में कन्वर्ट करा जाएगा और कन्वर्ट करके गवर्नमेंट को क्या कर दिया जाएगा, जमा करा दिया जाएगा। ओके, और ये जो आईएनआर में आपने कन्वर्ट करा, इस कन्वर्जन पे 194S में किसी भी तरह का क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर तो हो ही रहा है ना, ये भी तो ट्रांसफर हो ही रहा है कि इस वीडीए से आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे हो और इस वीडियो को आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इस पे किसी भी तरह का 194S में क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होने वाला है। ओके, तो ये बात हमको यहां पर इन्होंने क्या कर रखी है, यहां पर समझा रखी एक एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे कि क्या दिया हुआ है, मोनेरो दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, डिसो दिया हुआ है, तो दोनों का 1% क्या कर दिया जाएगा, टीडीएस कर दिया जाएगा, और बैलेंस क्या कर दिया जाएगा, आपको कस्टमर को ट्रांसफर कर देंगे, मतलब 99% क्या कर दिया जाएगा, आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद में वो जो मोनेरो का 1% है और वो जो किसका है, डीसो का क्या है, 1% है। अगर ये ऐसी क्या है, वीडीए है, ये ऐसे वीडी हैं जो आसानी से आईएनआर में फ्रीक्वेंटली क्या नहीं होते, कन्वर्ट नहीं होते। फ्रीक्वेंटली से वही कन्वर्ट होते हैं जो प्राइमरी क्या होते हैं, वीडी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए इथेरियम हो गया है, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, बिटकॉइन हो गया। तो अगर आपने ऐसा वीडीए ट्रांसफर करा है जो प्राइमरी वीडीए नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, पहले तो 1% ऑफ कौन सा होगा, जो मोनेरो होगा, 1% ऑफ जो क्या होगा, मोनेरो होगा, उसको आप पहले मान लीजिए प्राइमरी वीडीए बिटकॉइन में कन्वर्ट करोगे, फिर बिटकॉइन को क्या करोगे, आईएनआर में कन्वर्ट करोगे। उसी तरह से मान लीजिए डिसो है, इसको आप पहले बिटकॉइन में, इथेरियम में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, और फिर उसको आईएनआर में कन्वर्ट करके क्या करोगे, उसको क्या करोगे आप, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराओगे। और ये आपको रोज के रोज करना पड़ेगा, और आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा कौन सी, किस समय पे, ये रात की 12 जो बजती है उस समय जो रेट होती है, उस रेट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। ये क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहां पर इन्होंने वही पूरी बात क्या करी है, लिख के क्या कर रखी है, बता रखी है। ठीक है, तो जितना भी आपका, जितना मोनेरो हो गया पूरे एक दिन के अंदर, और जितना भी डीसो हो चुका है पूरे एक दिन के अंदर, उसको फिर क्या करेंगे, प्राइमरी जो वीडी होगा, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, उसके अंदर क्या कर लिया जाएगा, कन्वर्ट कर लिया जाएगा। और फिर जितना भी प्राइमरी वीडीए हुआ पूरा एक्यूमुलेटेड एक दिन का, उसको रात की 12 बजे क्या कर दिया जाएगा, आईएनआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उस समय की जो भी क्या होगी, रेट होगी, उस समय बिटकॉइन की या इथेरियम की जो भी रेट होगी, उसके अंदर आईएनआर में उसको क्या करा जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है ना, उसमें उसको क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है, तो यस, तो ये पूरा हमारा क्या था, प्रोसीजर था। ओके, तो ये अब हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। और यहां पर मैं आपको क्या कर देता हूं, बता देता हूं, जैसे कि मान लीजिए वो 1% क्या था, मोनेरो था। आपने उस मोनेरो को और उस डीसीयू को पहले बिटकॉइन में कन्वर्ट करा, और बिटकॉइन को फिर आईएनआर में कन्वर्ट करा, जमा कराने के पर्पज से। तो ये जमा कराने के पर्पज से ये जो आप क्या कर रहे हो, कन्वर्जन कर रहे हो, इस पे 194S में टीडीएस नहीं होगा, इसमें टीडीएस नहीं होगा। तो इट इज क्लैरिफाई, ये भी क्लैरिफाई कर दिया है, देयर वुड नॉट बी एनी, किसी भी प्रकार का फर्दर टीडीएस नहीं होगा फॉर कन्वर्टिंग। जब आप कन्वर्ट कर रहे हो टैक्स विथहेल्ड इन काइंड इन द फॉर्म ऑफ वीडीए इनटू किसमें, आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए। और फ्रॉम वन वीडीए टू अनदर वीडीए, मतलब मोनेरो डीसो को जब आपने किसमें करा, बिटकॉइन में करा, फिर बिटकॉइन को किसमें करा, आईएनआर में करा, तो उस पे फर्दर वाला क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा, उस पे कोई फर्दर क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। ओके, और प्राइमरी वीडीए में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इजीली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये आईएनआर में, ये फ्रीक्वेंटली क्या होते हैं, ट्रेडेबल होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके,
यस, तो ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, इसको पूरा कवर कर लिया है। यस, ये क्या लिखा हुआ है कि प्राइमरी जो वीडी होता है विच हैव ए रेडी आईएनआर क्या होता है, मार्केट होता है। ठीक है ना, ये जो मोनेरो और कौन से हैं, डीसो है, ऐसे तो बहुत सारे क्या है, वर्चुअल डिजिटल एसेट है। ठीक है, हमारी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इनका रेडी मार्केट नहीं है किसके अंदर, आईएनआर में। तो आईएनआर में जो रेडी मार्केट है वो कुछ क्या होती है, कुछ ही क्या होती है, लिमिटेड हमारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसका रेडी क्या होता है, आईएनआर मार्केट होता है। तो पहले मोनेरो और डीसो को हम प्राइमरी वीडीए में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको फिर हम आईएनआर में कन्वर्ट कर लेंगे। और जितना भी पूरे एक दिन का हुआ है एक्यूमुलेटेड, जितना भी हुआ है, रात की 12 बजे जो भी क्या होगी मार्केट रेट होगी, ओके, बिटकॉइन की, इथेरियम की, उससे हम आईएनआर में कन्वर्ट करके उसको हमें जमा कराना पड़ेगा। ओके, तो ये भी हमने यहां पर क्या कर लिया है, सीख लिया है। बस ये पहले 2 क्वेश्चन ही थे जो कौन से थे, बड़े थे। अब आगे के जो 4 हैं बहुत ही क्या है, सिंपल है। यहां पर पूछा जा रहा है वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q। 194Q होता है जब कोई बायर होता है, उसने एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा की क्या करी है, परचेस करी है। तो एक्सीडिंग 50 लाख पे उस पे क्या करना पड़ता है, टीडीएस करना पड़ता है। किसको, बायर को करना पड़ता है। ऐसा बायर जिसका पिछले साल का टर्नओवर क्या होता है, 10 करोड़ से ज्यादा होता है, मतलब बड़े बायर को टीडीएस करना होता है। ठीक है ना। अब यहां पर यह है कि अगर कोई ऐसा बायर है जिसका पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा का क्या है, टर्नओवर है, इस साल उसने क्या करा है, परचेस करा है वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी परचेस करी है 50 लाख से ज्यादा। अब उसका टीडीएस तो हमारा स्पेसिफिक तो कौन सा है, 194S है, लेकिन